स्क्रीन पर शॉर्टलिस्टेड काम दिखाने के बाद मिस्टर अनिल कुमार ने लिफाफा निकाला। सबके दिलों की धड़कन बढ़ गई थी। लिफाफा खुलते ही सब सुनना चाह रहे थे कि उसमें किसका नाम लिखा है। पर अनिल कुमार उस लिफाफे के साथ मस्ती कर रहे थे। वो कभी उसे खोल रहे थे तो कभी उसे बंद कर रहे थे। अपना हाथ हिलाते हुए उन्होंने ऑडियंस की तरफ इशारा किया और कहा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, क्या आप सब लोग इसमें किसका नाम चाहते हो? ऑडियंस में खुसुर पुसुर चालू हो गई थी। सब अपने चहेते आर्टिस्ट का नाम लेने लगे। अनिल कुमार ने जोर से हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं आप लोगों की और बद्दुआ नहीं लूंगा। आज के शाम के इस अवार्ड के जो हकदार हैं उनका नाम है राहुल, अरमान और कोकिला। मिस्टर अनिल ने कहा, हमारे आज के मेहमानों को बहुत बहुत बधाई हो। आप सबने क्लासिकल म्यूजिक को जिंदा रखने में बहुत हेल्प की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी हमारे क्लासिकल म्यूजिक को जिंदा रखोगे। अनिल कुमार की बॉडी बहुत ज्यादा कांप रही थी। वो बहुत खुश हो रहे थे। सभी ने जोरदार तालियां बजाकर ये जता दिया कि वो सब पूरे जोश में बैठे हैं। हजारों लोगों का शोर बहुत ज्यादा था। स्पॉटलाइट तीनों सिंगर्स पर पड़ी और म्यूजिक और तेज हो गया। उन पर रंग बिरंगी लाइट्स अलग से पड़ने लगी। वो आज के पूरे समारोह के फोकस थे। वो सभी स्टेज पर जाकर एक लाइन में खड़े हो गए। उन सबके बेहतरीन काम के लिए उन्हें आज स्टेज पर अवार्ड से नवाजा जा रहा था। ये उन सबके लिए बहुत खुशी का मौका था। साथ ही साथ वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो एक साथ अवार्ड लेना उनके लिए और भी खुशी की बात थी। कैसा लग रहा है आप तीनों को ये अवार्ड पाकर? क्या आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे? होस्ट ने कहा। अनिल कुमार के हाथ में माइक्रोफोन था। उन्होंने सबसे पहले राहुल को दिया और कहा, राहुल, तुमसे शुरुआत करते हैं। तो बताओ, तुम कैसा फील कर रहे हो? मैं सच कहूँ तो मैं यहाँ पर म्यूजिक इंडस्ट्री के सीनियर्स और जाने माने स्टार्स को देखने आया था। मुझे नहीं लगा था कि मैं कोई भी अवार्ड जीत पाऊंगा। इन सबके लिए अभी मैं बहुत नया हूँ। मुझे अभी भी खुद में बहुत सुधार करना है। राहुल ने कहा, ईश्वर की मुझ पर बहुत कृपा है कि आज मैं 6 ट्रॉफी नहीं 7वीं ट्रॉफी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सच कहूँ तो मेरे पास इतना बड़ा बैग भी नहीं है इनको घर ले जाने के लिए। राहुल ने खुश होते हुए कहा। राहुल की बात सुनकर ऑडियंस और गेस्ट भी हंसने लगे। राहुल को 7वीं बार स्टेज पर आता देख ऑडियंस जबरदस्त तालियां बजा रही थी। माहौल बहुत खुशनुमा हो चुका था। राहुल ने माइक्रोफोन अरमान के हाथ में दे दिया। अरमान और कोकिला ने भी अपने फैंस और ऑडियंस को शुक्रिया कहा। चलिए, तो हम हमारे गेस्ट को बधाई देना चाहेंगे उनके इस अवार्ड के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड के लिए, जो कि है बेस्ट इंडियन सिंगर। फीमेल होस्ट ने कहा। जो भी बेस्ट सिंगर अवार्ड के लिए नॉमिनेट थे वो सब अब बहुत सीरियस हो गए थे। इतने सारे अवार्ड राहुल के खाते में जाते देख बहुत लोगों को हताशा हो रही थी। अब नॉमिनेटेड सिंगर ये चाहते थे कि ये अवार्ड राहुल को ना मिले। यह आज रात का आखिरी अवार्ड होने वाला है। लोगों में इसके लिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। कुछ लोगों ने तो अनाउंसमेंट के पहले ही ये चिल्लाना शुरू कर दिया था कि अवार्ड भी राहुल को जाने वाला है। चलो भाई, अरे ये शो खत्म हुआ, अब राहुल को ये अवार्ड दे भी दो। कहीं राहुल ने इन अवार्ड्स को जीतने के लिए पैसे तो नहीं दिए हैं? क्या हमारे देश के बाकी सिंगर्स में टैलेंट खत्म हो गया है जो राहुल के खाते में सारे अवार्ड जा रहे हैं? अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा इंडियन गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के ऑर्गेनाइजर और टेलीविजन एंड मीडिया कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर को। प्लीज आप लोग स्टेज पर आएं और इस अवार्ड को बेस्ट सिंगर को दें। मेल होस्ट ने कहा। सभी को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था। सब लोग जोर जोर से बातें करने लगे थे। वो जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जानना चाहते थे। जल्दी ही अवार्ड फंक्शन के ऑर्गेनाइजर स्टेज पर आए। इस अवार्ड फंक्शन के ऑर्गेनाइजर लगभग 53 साल के थे। वो चेहरे से बहुत शांत और शर्मीले नजर आ रहे थे। अपने हाथ में एक बुकलेट लिए वो दोनों स्टेज पर आए। स्क्रीन पर नॉमिनेटेड सिंगर्स के बेहतरीन काम दिखाए जा रहे थे। सभी शोर मचाने लगे। इस कैटेगरी में भी राहुल का नाम था। अब कुछ लोगों को राहुल से जलन भी होने लगी थी। ये नहीं हो सकता, अभी अवार्ड राहुल को नहीं मिलना चाहिए। कुछ फैंस अपने सिंगर को जिताने के लिए राहुल को हराना चाहते थे। अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइजर ने लिफाफा लिया और उसे खोला। तब तक सब लोग घबरा रहे थे। एंड द अवार्ड गोज टू मिस्टर अरबाज। इतने में लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। राहुल के फैंस हैरान थे। उन्हें उम्मीद थी कि ये अवार्ड राहुल को ही मिलेगा। राहुल ने अरबाज के लिए जोरदार तालियां बजाई। तभी स्टेज पर खड़े डिप्टी डायरेक्टर ने लिफाफा अपने हाथ में लिया और कहा, द अवार्ड गोज टू मिस्टर अरबाज, मिस्टर राहुल एंड मिस्टर रोनी। सभी एक पल के लिए सकते में आ गए और फिर जोरदार तालियां बजाने लगे। कुछ को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर राहुल के फैंस खुशी से पागल हो गए थे। कह दो मैंने गलत सुना है, इस बार भी राहुल का नाम क्यों आ गया है? राहुल बेहतरीन सिंगर है और आज की ये शाम वो डिजर्व करता है। क्या बात है, आज के सारे अवार्ड्स पर राहुल का ही नाम लिखा था।
ऑडियंस में बातें हो रही थीं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक ही आदमी को इतने सारे अवार्ड्स मिले हों। जो गेस्ट वहां पर बैठे हुए थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदल गए थे। कुछ को राहुल से बहुत जलन थी। वो नहीं चाहते थे कि ये अवार्ड राहुल को मिले, पर आज के सारे अवार्ड्स राहुल के नाम होते देख सबको बहुत बुरा लग रहा था। और ऑडियंस में बैठे राहुल के फैंस खुशी से झूम रहे थे। तीनों सिंगर्स फिर से स्टेज पर आकर खड़े हुए। रॉनी के साथ खड़े होकर राहुल बहुत खुश था। उसने कॉलेज में अपने दोस्तों के लिए भी सपने देखे थे कि उन्हें भी बहुत बड़ा स्टारडम मिले। आज रॉनी को यहाँ देखकर राहुल की आंखें नम हो गईं। होस्ट ने राहुल के हाथ में माइक्रोफोन थमा दिया। राहुल इस बार कुछ बोल नहीं पाया और माइक्रोफोन आगे बढ़ा दिया। रॉनी और अरबाज ने सभी को धन्यवाद दिया और एक छोटी छोटी स्पीच दी। होस्ट को समझ आ रहा था कि राहुल इमोशनल हो चुका है, इसीलिए उसने थोड़ा समय दिया था ताकि राहुल नॉर्मल हो सके। तब तक उसने पब्लिक के साथ इंटरेक्शन चालू किया। थोड़ी देर बाद होस्ट राहुल के पास आया और सवाल पूछने लगा। राहुल ने माइक अपने हाथ में लिया और कहा, वो सपने ही क्या जो पूरे ना हो सके। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। आप लोगों के बिना मैं यहाँ पर कभी नहीं पहुंच सकता था। ये अवार्ड्स मेरे लिए हैं ही नहीं, ये अवार्ड्स सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हैं। सब लोग तालियां बजाने लगे। जो लोग घर बैठे लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, वो भी राहुल के लिए तालियां बजा रहे थे। सोना अपने फादर के लिए आज बहुत खुश थी। उसके नन्हे हाथों में ताली बजाते बजाते दर्द हो गया था। जबरदस्त तालियों के साथ सभी सिंगर्स स्टेज से नीचे चले गए और चारों होस्ट स्टेज पर आ गए। उन्होंने शो के ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद दिया और क्लोजिंग स्पीच भी देना शुरू किया। राहुल ने नीचे जाकर सोना को जोर से गले लगा लिया और उसे अपनी गोदी में उठा लिया। पापा, आज तो हमें खुशी से नींद भी नहीं आएगी। मम्मा इतने सारे अवार्ड देखकर क्या कहेंगी? क्या मम्मा टीवी पर अवार्ड्स देख रही होंगी? सोना के सवालों की झड़ी लग गई। राहुल ने सोना को किस किया और कहा, मम्मा जरूर देख रही होंगी और घर पर हमारा वेट कर रही होंगी। एक्साइटेड फैंस को रोकना अब मुश्किल हो रहा था। जो लोग बैरियर के उस तरफ खड़े थे, वो बैरियर कूद कर अपने स्टार्स के पास जाना चाह रहे थे। जो लोग कुर्सी पर बैठे थे, वो सभी तो सिंगर्स के ऑटोग्राफ और उनके साथ फोटो के लिए उनके पास जाने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूरी कोशिश की, पर इस पूरे माहौल को शांत होने में लगभग 10 मिनट लगे। चारों होस्ट पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सब शांति से कुर्सी पर बैठ जाएं। थोड़ी शांति हुई तब होस्ट ने कहा, आज की शाम मैं सभी ऑडियंस का धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे साथ बने रहने के लिए, और साथ ही साथ मैं उन सभी गेस्ट का भी धन्यवाद चाहूंगा जिन्होंने अपना अनमोल समय आज हमें दिया। वो सब सिंगर्स जिन्हें अवार्ड मिले और वो जो नॉमिनेटेड नहीं थे, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फीमेल होस्ट ने कहा। तो इस साल का इंडियन गोल्डन मेलोडी अवार्ड यहीं खत्म होता है। हम आशा करते हैं कि जिन्हें इस साल अवार्ड्स नहीं मिले हैं, उन्हें अगले साल इस अवार्ड फंक्शन में अवार्ड जरूर मिलेंगे। आप सबके अच्छे फ्यूचर की कामना करते हुए आज की शाम को हम यहीं खत्म करते हैं। जैसे ये आवाज आई, वैसे ही जबरदस्त तालियां बजें और लाइट्स धीरे धीरे कम होने लगी। म्यूजिक वॉल्यूम भी कम होने लगी। सिक्योरिटी गार्ड्स अब अलर्ट हो गए थे। धीरे धीरे सब जाने के लिए खड़े होने लगे। बाहर की तरफ एक जगह है। सभी सिंगर्स ने अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवाई, पर फैंस और स्टार्स के बीच थोड़ी दूरी बनी हुई थी। बीच में सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे ताकि कोई भगदड़ ना हो जाए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने राहुल और सोना को कार तक पहुंचाया और बाकी सिंगर्स को भी प्रोटेक्शन दी गई। राहुल और सोना बहुत भारी ट्रॉफियों के साथ घर पर आए। आज वो दोनों इतने थक गए थे कि वो कुछ बोल भी नहीं पाए। मिली ने सोना के कपड़े चेंज किए और उसे खाना खिलाया। राहुल नहाकर सीधे सोने चला गया। जिस ट्रॉफी के लिए सब तरसते हैं, वो सारी ट्रॉफी राहुल ने सोफे पर ऐसे पटक दी जैसे कोई जूतों का बैग हो। अगले दिन लगभग दोपहर हो चुकी थी। मिली सोफे पर रखी ट्रॉफियों को ठीक से रख रही थी। कल रात वो जल्दी सोने चली गई थी, तो उसने ये ट्रॉफियां नहीं देखी थी। राहुल बेडरूम से बाहर आता है और मिली को सामान जमाते हुए देखकर कहता है, कल मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं इन्हें ठीक से रख नहीं पाया था। मिली ने राहुल को देखा और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। राहुल उसे थैंक यू बोलने ही वाला था कि तभी मिली थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में बोल पड़ी, मैं जब सुबह उठकर आई तो ट्रॉफीज को इस तरह देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अरे तुम्हें इनकी कदर होनी चाहिए। तुम्हें पता भी है तुम्हें ये अवार्ड क्यों मिले हैं? तुम्हें कम से कम इन्हें ठीक से तो रखना चाहिए था ना। क्या ये सोफे पर पटकने वाली चीज है? मिली गुस्से में बोले जा रही थी। राहुल ने मिली को कंधे से पकड़ा और कहा, अरे सॉरी, मैं बहुत ज्यादा नींद में था, मैं बहुत थक गया था, इसीलिए मैंने इन्हें सोफे पर पटक दिया। तभी राहुल ने मिली के हाथ से ट्रॉफियां ली और उन्हें एक एक करके सामने की दीवार पर बने खांचों में जमाने लगा। तभी राहुल का फोन बज उठा तो उसने देखा कि मिस्टर महेश कुमार का कॉल आ रहा है। राहुल ने अपना गला ठीक किया और फोन उठाकर बोला, हेलो मिस्टर महेश, आज आपने मुझे कैसे याद किया?
शैतान बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कल शाम के अवार्ड्स के बारे में पता नहीं चलेगा? मैंने तुम्हें बधाई देने के लिए फोन किया है, मिस्टर महेश ने कहा। और क्या मैं तुम्हें बिना काम के फोन नहीं कर सकता हूँ? महेश कुमार ने गुस्से से कहा। राहुल समझ गया था कि उसने बूढ़े आदमी को गुस्सा दिला दिया है। अरे नहीं नहीं, आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, बात संभालते हुए राहुल ने कहा। थैंक यू सो मच सर, राहुल ने आगे कहा। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ और भी है, मिस्टर महेश ने कहा। हमारी राइटर एसोसिएशन हर साल एक फेस्टिवल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाती है। इस साल भी वो होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके पार्ट बनो और स्पीच भी दो, महेश कुमार ने कहा। ये प्रोग्राम अब से 1-2 महीने बाद होगा। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी इसके ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। इसमें 1 चैंपियन और 2 रनर अप रहेंगे और सब कुछ फेयर होना चाहिए। राहुल अनजान सा चेहरा लेकर पूछता है, अच्छा, पर आपने मुझे क्यों चुना? जब से तुम इस इंडस्ट्री में आए हो तब से तुम कमाल करते जा रहे हो, तो क्या मुझे तुम्हें नहीं चुनना चाहिए? महेश कुमार ने कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो तैयारी कब से होगी और जो स्पीच मुझे देनी है वो लिखेगा कौन? राहुल ने पूछा। उसे मैं खुद लिखूंगा और अगली वीक से तैयारी शुरू हो जाएगी। मुझे अपना वेट, हाइट, कपड़ों और जूतों का साइज मैसेज में लिखकर भेज दो। जैसे ही सब रेडी होगा तुम्हें मिल जाएंगे, महेश कुमार ने कहा। ओके कहकर राहुल ने फोन रख दिया। सामने देखा तो मिली सारी ट्रॉफीज जमा चुकी थी और कॉफी टेबल पर कॉफी और नाश्ता रखकर वेट कर रही थी। क्या राहुल इस सक्सेस को संभाल पाएगा या उसके हाथ से सब कुछ छिन जाएगा? क्या मिली और राहुल का रिश्ता ठीक चलेगा या उनके बीच कोई अनबन होने वाली है? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कौन था? मिली ने ऐसे ही पूछा। राहुल ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, महेश कुमार। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी भी अपने घर पर रह पाऊंगा। मिली ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ, क्या है बताओ तो? राहुल ने मिली को देखते हुए कहा, मैं अब राइटर्स एसोसिएशन के एनुअल प्रोग्राम में भी पार्ट लेने जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं वहां से जल्दी वापस लौट पाऊंगा। मिली ने खुश होते हुए कहा, अरे इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हर स्टार का सपना होता है कि वो वहां पर जाए। ये तो कितनी अच्छी बात है कि तुम वहां पर जाओगे। पर तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? राहुल ने मुंह बनाते हुए कहा, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? मुझे वहां पर एक राइटर के नाते बुलाया जा रहा है, लेकिन मैं एक सिंगर हूँ, पर वहां मुझे मेरे गानों की वजह से नहीं बुला रहे हैं। अच्छा। राहुल की बातें सुनकर मिली थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर जोर जोर से हंसने लगी। राहुल ने मिली की तरफ अजीब शक्ल बनाते हुए देखा और कहा, क्या मैंने कोई चुटकुला सुनाया? मिली ने हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लिया और आगे कहा, और नहीं तो क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक होस्ट की हैसियत से जा रहे हो। वहां तक पहुंच पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मिली का कहना बिल्कुल सही था। आप एक डांसर, एक्ट्रेस, सिंगर, पेंटर, चाहे कुछ भी बनकर जाएं, आप उतनी देर तक ऑडियंस से कनेक्ट होंगे और ऑडियंस के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। अवार्ड्स जीतने के बाद राहुल सोना और मिली को लेकर सीधे चुरू चला आया, क्योंकि वो ये खुशियां अपने घर वालों के साथ भी बांटना चाहता था। अभी राहुल और मिली कुछ बात कर ही रहे थे कि तभी सपना सोना का हाथ पकड़कर वहां पर आती है। भैया, भाभी, आप दोनों किस बात पर हंस रहे हैं? राहुल ने कहा। अरे कुछ नहीं सपना, पापा और मम्मी कहाँ हैं? सपना की आंखें चमक उठी जब उसने एक टेबल पर एक लाइन से ढेर सारी ट्रॉफीज को रखे हुए देखा। सोना को एक सोफे पर बिठाकर सपना उस टेबल के पास चली गई और उस ट्रॉफी को उठाकर उसे बड़े ध्यान से देखते हुए उसने कहा, भैया वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या इस ट्रॉफी में असली सोना होगा? ये कहते हुए सपना ने ट्रॉफी को अपने मुंह से काटने की कोशिश की। हे लड़की, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे दांत टूट जाएंगे? राहुल को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी ट्रॉफी पर खरोच आ जाएगी। उसे तो इस बात का डर था कि कहीं सपना के दांत ना टूट जाएं। ये मेटल का बना हुआ है और इसे इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। मिली को हंसी आ गई, पर सोना ने जिज्ञासु होते हुए कहा, बुआ क्या ये टेस्टी है? सपना ने ट्रॉफी की सतह को देखते हुए कहा, अरे इसमें तो कोई भी दांत के निशान नहीं आए, मतलब कि असली सोना है ना? सोना आओ ना, एक बार तुम ट्राई क्यों नहीं करती? राहुल ने सोना को खींचकर मिली के साइड में कर दिया और कहा, ओए पागल लड़की, तुम अपने दांत तोड़ो, मेरी बेटी के दांत तोड़ने की कोशिश मत करो। ये सोना कैसे हो सकता है? बस इस पर सोने की एक परत चढ़ाई गई है। निराश होते हुए सपना ने उस ट्रॉफी को वापस टेबल पर रख दिया और कहा, अगर ऐसी बात है तो आप इसे बेचकर बहुत सारे पैसे नहीं कमा पाएंगे। मुझे तो लगा था कि आज मेरी किस्मत चमकने वाली है। सोना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फाड़ते हुए कहा, पर मुझे कुछ टेस्टी सा खाना है। तभी सपना ने कहा,
अच्छा भैया, बाहर कोई मिस्टर पलाश खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि वो तुम्हारे दोस्त हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। मिली ने कहा, क्या ये पलाश है? इनको हमारे घर का पता कैसे मालूम पड़ा? मैं दरवाजे पर जाकर देखता हूँ कि कौन है। बाहर पलाश और ऋतु अपने हाथों में कुछ लिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि राहुल का परिवार एक हवेली में रहता है। वैसे पलाश अभी तक घर के अंदर नहीं गया था, पर वो हवेली बाहर से काफी बड़ी लग रही थी, इसीलिए पलाश ने अपने ख्याल एक्सप्रेस किए। ऋतु ने आगे कहा, तुमने भी तो कर्जत में खरीद रखी है, वैसे भी तुम्हारे पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे पलाश, ऋतु, आप दोनों यहाँ पर कैसे? जब पलाश और ऋतु बातें कर रहे थे तब राहुल और उसका पूरा परिवार दरवाजे पर आ गया। सोना और मिली ने भी उन दोनों से बहुत प्यार से मुलाकात की। पलाश ने हंसते हुए कहा, तुम लोग इस हवेली के मालिक हो। वैसे क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि हम अभी तक बाहर ही खड़े हैं? क्या बात है, अंदर नहीं बुलाओगे क्या? टीवी शो की शूटिंग के शुरुआत से लेकर उसके अंत तक पलाश बहुत बार चुरू आ चुका था, पर वो आज तक कभी भी राहुल के घर नहीं आया था। इस बार वो राहुल के घर वालों से मिलने आया था। वो राहुल के माँ बाप से मिलने आया था और राहुल से पर्सनली कुछ बात करने आया था। अरे स्वागत है, अंदर आओ ना, क्यों नहीं बुलाऊंगा मैं तुमको? वैसे भी बाहर बहुत ठंड है, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। बात करते हुए राहुल उनके आगे आगे चल रहा था। वैसे ये मेरी बहन है सपना। सपना, ये हैं तुम्हारे पलाश भाई और ये हैं तुम्हारी ऋतु भाभी। सपना उन्हें बहुत ही खुश होकर देख रही थी। जैसे ही उसने राहुल की बात सुनी, उसने तुरंत उन दोनों से कहा, हेलो भैया, हेलो भाभी। अरे ये लड़की तो बहुत सुंदर है। ऋतु सपना की तारीफ कर रही थी, इसीलिए उसने अपने हाथ में लिए सामान को अपने बाएं हाथ में लिया और उसमें से एक ज्वेलरी बॉक्स निकालते हुए कहा, सपना, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें कैसा लगा? मिली से बात करते वक्त ही ऋतु समझ चुकी थी कि राहुल के घर में कौन कौन लोग हैं। ऋतु से अपनी तारीफ सुनकर सपना ब्लश कर रही थी। ज्वेलरी बॉक्स को देखने के बाद उसने उसे उठाने के बजाय राहुल की तरफ देखा। राहुल ने कहा, ले लो, जल्दी देखो क्या है इसके अंदर। अगर पसंद नहीं आया तो पलाश भाई को कहना कि कुछ और महंगा सा गिफ्ट दिलवाएं। पलाश ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे जैसे दोस्त हो ना तो इंसान को दुश्मन की जरूरत नहीं है। अरे भाई, तुम एक एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक हो जिसकी संपत्ति 10 बिलियन की है, उसे भी पैसे के बारे में सोचना पड़ रहा है। इतना कहते हुए राहुल उन लोगों को लेकर लिविंग रूम में पहुंच गया। यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय मंगवाता हूँ। पलाश ने कहा, मेरे पैसे थोड़ी ना किसी पेड़ पर रुकते हैं भाई। सपना, इसे खोलो और एक बार जरा देख कर बताओ। सपना कब से ही जानने के लिए एक्साइटेड थी कि उसके अंदर क्या है। पलाश की बात सुनकर उसने तुरंत उसे खोल दिया। अंदर से एक डायमंड का ब्रेसलेट निकला जो काफी ज्यादा चमक रहा था। उसके ऊपर कई सारे डायमंड से काम किया गया था और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये कम से कम 1 लाख का जरूर होगा। सपना को ये बहुत पसंद आया और उसने इसकी कीमत के बारे में सोचा भी नहीं। राहुल ने कप का प्याला दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। सपना, भैया और भाभी को थैंक्स कहो। सपना ने उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहनते हुए कहा, थैंक यू भैया भाभी। अरे तुम्हें पसंद आया ना, बस यही चाहिए था, ऋतु ने हंसते हुए कहा। पलाश ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अंकल आंटी कहाँ हैं? वो लोग नजर नहीं आ रहे। वैसे तो पलाश और राहुल के माँ बाप में सिर्फ 7 से 8 साल का अंतर होगा, लेकिन क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं और साथ में काम करते हैं, इसीलिए पलाश उन्हें इतनी इज्जत देता है जितनी वो अपने माँ बाप को दिया करता है। राहुल ने कहा, काम पर गए हुए हैं, देखो ना आज वीकेंड है, पर फिर भी उनके पास घर रहने का वक्त ही नहीं है। पलाश ने कहा, अच्छा, वैसे मैं तुमसे मिलने आया था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी डिस्कस करना है। राहुल ने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ ऐसे तो आओगे नहीं, चलो बताओ क्या काम है। पलाश ने अपने बैग के अंदर हाथ डाला और उसमें से लाल रंग के कुछ 7 से 8 इनविटेशन लेटर निकाले और उसे राहुल के सामने रखी मेज पर रख दिया। मिली, सोना और सपना जो अभी अपने ब्रेसलेट में उलझे हुए थे, उनकी भी नजर इस लाल इनविटेशन लेटर पर गई। उनके अंदाज से ये लगभग 10 होंगे। पलाश ने इनविटेशन लेटर दिखाते हुए कहा, खुद देख लो, ये सब कुछ तुम्हें मॉनसून पार्टीज में बुलाने के लिए हैं। मैंने किसी को भी मना नहीं किया है और ना ही मैंने किसी को वादा किया है। अब तुम खुद ही देख लो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो और कहाँ नहीं जाना चाहते हो। राहुल ने कुछ कहा नहीं, बस वो एक एक करके इनविटेशन लेटर निकालने लगा। दरअसल ये इनविटेशन सभी बड़े बड़े टीवी चैनल्स की तरफ से थे। हर साल मॉनसून में टीवी चैनल्स एक मॉनसून पार्टी रखते हैं जिसमें सभी स्टार्स को बुलाया जाता है। ये भी वही पार्टी थी। टीवी चैनल्स ऐसी पार्टीज को टीवी पर दिखाते हैं और टीआरपी बटोरते हैं। राहुल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी की भी मॉनसून पार्टी अटेंड करे। अगर उसके पास इतना टाइम होता तो वो अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता। इसीलिए राहुल ने उन सभी इनविटेशंस को अपनी ओर से हटाते हुए कहा, इन सबको मना कर दो। पलाश ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, तुम किसी भी पार्टी में नहीं जाना चाहते हो?
मैं समझ सकता हूँ कि तुमने सबको मना क्यों किया, लेकिन क्या तुम चुरू में होने वाली पार्टीज में भी नहीं जाना चाहते हो, जहाँ तुम्हारी फैमिली रहती है? राहुल ने गुस्से में कहा, देखो, ये मॉनसून पार्टीज, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरों के साथ जाकर पार्टी मनाऊं अपनी फैमिली के बजाय। पलाश ने राहुल को थोड़ी देर चुप होकर देखा और फिर कहा, तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम वहां पर देर तक बैठे रहो? तुम वहां से जल्दी निकल आना। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं? राहुल थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा था। उसके पिछले जन्म में राहुल चाहे जितनी भी पार्टीज में जाता था, उसे सबके लिए एक एक गाना गाना पड़ता था और पार्टी के लास्ट में एक ग्रुप फोटो भी लेनी पड़ती थी। ये दुनिया इतनी कैसे बदल सकती है? पलाश ने कहा, तुम सीसीटीवी गाला में गए थे ना, वहां पर क्या हुआ था? वहां पर भी तुमने गाना गाया था, पर तुम्हारे गाना गाने के बाद तुम वहां से निकल गए थे ना? राहुल ने कहा, क्या यहाँ भी वैसा ही होगा? सीसीटीवी गाला का जो इवेंट था वो पब्लिक वेलफेयर इवेंट था और पार्टीज हमें पैसे देती हैं, तो क्या ऐसे ही गाना गाने के बाद पार्टी के बीच में से निकल जाना सही लगेगा? रितु ने बीच में टोकते हुए कहा, दिक्कत क्या है इसमें? पैसे वो तुम्हें तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए देते हैं, ना कि इसके लिए कि पूरी पार्टी में बने रहो। तो तुम वहां से निकल क्यों नहीं सकते? ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और यहाँ तक कि उनके आइडियाज भी एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। क्या सच में मुझे ये करना पड़ेगा? राहुल ने परेशान होते हुए कहा। पलाश ने कहा, अगर तुम मेरी सलाह मानो तो मैं कहूंगा कि तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक पार्टी में जाने के लिए 5 से 8 लाख मिल सकते हैं। देखो, यहाँ चुरू में मॉनसून पार्टी भी अलग अलग जगह पर होती है। कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी ही जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलने के लिए ले जाते होंगे। क्या उस पार्टी में बच्चे भी होंगे? सोना ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। सपना ने बीच में कहा, हर साल 1 दिसंबर को मैं अंकल आंटी के साथ वहां पर जाती हूँ जहाँ से आपको इनविटेशन आया है, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। वहां पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। सच में? सोना की आंखें चमक उठी। उसने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, पापा प्लीज, क्या आप मुझे वहां पर खेलने के लिए लेकर जाएंगे? वैसे तो राहुल मॉनसून पार्टी में वहां पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने सोना की खुशी देखी तो उसे ऐसा लगा कि वहां जाना इतना भी बुरा आइडिया नहीं है, और उसने सोचा कि वहां जाकर वो अपने घर वालों के साथ कुछ मजे तो कर ही पाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद राहुल ने कहा, ठीक है पलाश, तुम एक काम करो, जो पुणे वाली पार्टी है तुम उनसे कह दो कि मैं वहां पर आऊंगा, लेकिन सिर्फ कॉन्सर्ट तक के लिए ही, और गाना गाने के बाद मैं वहां से निकल जाऊंगा। पलाश ने फिर अचानक से कहा, ठीक है डन। चलो यार, अब बहुत हो गई बिजनेस की बात। अब ये बताओ कि तुम हमें लंच में क्या खिलाने वाले हो? क्या खाओगे? तुम कुछ घर पर खाना चाहोगे या फिर हम बाहर चलें होटल में? मिली ने पूछा। राहुल ने कहा, क्यों ना आज हम घर पर ही खाएं? तुमने मेरी माँ के हाथ का खाना नहीं खाया है। जब तुम उनके हाथ का बना खाना खाओगे ना, तो सच बता रहा हूँ, तुम अपनी उंगलियां चाट जाओगे। आखिर राहुल कितनी पार्टीज में जाएगा? क्या राहुल का मॉनसून पार्टीज का एक्सपीरियंस अच्छा होगा या फिर कोई गड़बड़ हो जाएगी? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल से बात करने के बाद पलाश और रितु राहुल के दादाजी से मिलने गए। दोपहर तक राहुल के मम्मी पापा भी वापस आ गए। राहुल ने पलाश और रितु को अपने मम्मी पापा से मिलवाया। राहुल के पेरेंट्स पलाश और रितु से मिलकर बहुत खुश हुए। राहुल के माँ पापा हमेशा से पलाश से मिलना चाहते थे ताकि वो उसे धन्यवाद कह सकें। आखिरकार राहुल के इस करियर में पलाश का भी बहुत बड़ा हाथ है। राहुल के मम्मी पापा का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर पलाश ने राहुल के टैलेंट को नहीं पहचाना होता तो राहुल आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। वो शायद थोड़े में ही खुश रहता। बेटा पलाश, तुम्हें वो मसाले कैसे लगे जो मैंने तुम्हारे लिए भिजवाए थे? राहुल के पापा ने पूछा। मसालों का नाम सुनकर रितु हैरानी से पलाश को देखने लगी। राहुल पलाश को देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ अंकल, वो जो मसाले थे वो मैंने यूज नहीं किए, पर मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने मेरे लिए इतना सोचा और राहुल के हाथों मेरे लिए गिफ्ट पहुंचाया। वो सच में बहुत अच्छे होंगे, पलाश ने कहा। गिफ्ट में मसालों की बात सुनकर सबको हंसी आने लगी। राहुल की माँ ने बात बदलते हुए कहा, चलो अब तुम सब खाने की टेबल पर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। राहुल की माँ ने डाइनिंग टेबल पर ढेर सारी मिठाइयाँ और अच्छा अच्छा खाना रखा। सबने नए शादीशुदा कपल को अच्छे से एंटरटेन किया। दोपहर के 4 बज गए थे। पलाश और रितु बाय कहकर जाने लगे। सोना गहरी नींद में सो रही थी। राहुल ने थोड़ा सा पावर नैप लिया और लिविंग रूम में जाकर अपना कंप्यूटर ऑन किया और अपनी पोस्ट चेक करने लगा। आमतौर पर जब राहुल अपना लैपटॉप ऑन करके लॉगिन करता है तो नोटिफिकेशंस की भरमार आ जाती है, पर आज वो हैरान था कि उसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। राहुल ने ट्रेंडिंग लिस्ट चेक की और पता किया कि टॉप 3 सर्च क्या चल रहे हैं। हॉट सर्च देखते ही राहुल खुश हो गया। सबसे पहले ही टॉप में राहुल का नाम था। इंडियन गोल्डन मेलेडी अवार्ड्स का एकमात्र हीरो राहुल।
बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी राहुल के नाम। सबको उम्मीद है कि अब राहुल ही इंडियन पॉप म्यूजिक का लीडर बनने वाला है। राहुल की आंखें पोस्ट से हट नहीं पा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इंटरनेट पर हॉट सर्च पर वो इतना ज्यादा पॉपुलर होगा। हॉट सर्च पोस्ट को चेक करने पर उसमें यूजर्स के अनगिनत कमेंट्स थे जो कि राहुल को बहुत पसंद करते हैं। इस अवार्ड फंक्शन की वजह से राहुल की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। सच कहें तो शाम के बाद राहुल के फैंस की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। यहाँ तक कि जो लोग राहुल के खिलाफ थे वो भी अब उसे सपोर्ट करने लगे थे। एक दिन में इतने फॉलोअर्स बढ़ते देख राहुल भी बहुत हैरान था। राहुल कमेंट्स पढ़कर खुश हो रहा था। तभी उसको आइडिया आया, मेरे शो के प्रमोशन के लिए ये सही टाइम है। मुझे इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जल्द से जल्द एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज की जानी चाहिए। इस टाइम सारे फैंस और इंडस्ट्री के लोगों का ध्यान मुझ पर है, तो मुझे इसका फायदा जरूर होगा, जिससे शो को कामयाब होने में और शो को प्लेटफॉर्म मिलने में हेल्प होगी। शो की टीम ने वैसे कुछ फनी और कुछ मीम वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी थी, जिससे रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल रहा था। पर अब बारी थी कुछ बड़ा करने की। शो को रिलीज होने में अभी समय बाकी है, तो मुझे अपनी कमर कस लेनी चाहिए। सोचते हुए राहुल ने घड़ी की तरफ देखा। 5 बज चुके थे। राहुल ने अपना फोन निकाला और उर्मिला को कॉल किया। उर्मिला, जो कि लव स्टूडियो में लैपटॉप के सामने ही बैठी है, उसने फोन उठाया। हेलो मिस उर्मिला, मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल ने कहा, हेलो सर, मैंने कल के अवार्ड सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट देखा था। मैं सुबह से ही सोच रही थी कि आपको कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए फोन करूं, पर आज का दिन थोड़ा बिजी था, तो मैं आपको बधाई नहीं दे पाई। सॉरी सर। उर्मिला ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम मुझे अभी बधाई दे सकती हो। राहुल ने हंसते हुए कहा, जी आपको बहुत बहुत बधाई हो इतने सारे अवार्ड जीतने के लिए। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने कहा, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या तुमने चेक किया कि क्या हमारे स्टूडियो के फॉलोअर्स भी बढ़े हैं? उर्मिला ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, मैं आपको बताने ही वाली थी। ये आपकी वजह से ही हो रहा है कि एक रात में हमारे फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए हैं। मैं पहले बहुत सरप्राइज थी, पर फिर मुझे समझ आया कि ये अवार्ड सेरेमनी का कमाल है। 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स एक रात में होना बहुत बड़ी बात है। जब मैंने टॉप सर्च देखा तो मैं समझ गई थी कि ये सब सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है। ठीक है, अब ये बताओ कि हम हमारे शो के लिए इस पॉपुलैरिटी का फायदा कैसे उठा सकते हैं? राहुल सीधे पॉइंट पर आ गया और पूछने लगा, हमारे पास 1 से 1.5 महीना है शो की रिलीज डेट के लिए। अगर हमारी पब्लिसिटी शानदार होगी तो हमें टीवी चैनल के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि वो खुद ब खुद हमारे दरवाजे पर आने लगेंगे, राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर उर्मिला थोड़ी देर चुप रही और फिर कुछ सोचकर बोली, सर ये बहुत अच्छा आइडिया है, पर मुझे लगता है कि अभी जो भी पब्लिसिटी चल रही है वो अच्छी स्पीड में है। अगर हम और ज्यादा मटेरियल ऐड करेंगे तो मुझे डर है कि ऑडियंस कहीं थक ना जाए और वो कहीं डाइवर्ट ना हो जाए। मेरे हिसाब से इस वक्त और ज्यादा पब्लिसिटी करना ओवर होगा। बाकी आप जैसा ठीक समझे मैं वैसा ही करूंगी। मेरा मानना कुछ और है। तुमने शो देख लिया होगा, तो अब तुम उसमें से 1 मिनट के करीब की कुछ फनी वीडियो निकाल कर उन्हें प्रमोशन के लिए यूज करना शुरू करो। हम प्रमोशन चालू रखते हैं और प्रमोशन ट्रेलर की तैयारी भी शुरू करो, राहुल ने कहा। ये पब्लिक के लिए ज्यादा नहीं होगा, मुझे यकीन है, तो तुम इस पर काम करना शुरू करो और बाकी अपडेट मुझे देती रहो, राहुल ने कहा। राहुल को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी। उसे यकीन था कि ऑडियंस को वो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने सोच ही लिया है तो मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। मैं एडिटिंग डिपार्टमेंट से कहकर कुछ शॉर्ट वीडियो रेडी करवाती हूँ, और जैसे ही वो रेडी होंगी मैं आपको पहले दिखाने के लिए भेजूंगी और फिर हम उसे अपलोड कर देंगे, उर्मिला ने राहुल से कहा। राहुल बहुत उतावला हो रहा था। उसने उर्मिला से कहा, ठीक है, ये काम जितना जल्दी से जल्दी हो सके खत्म करो और 1 घंटे में मुझे वीडियो सेंड कर दो। इतना कहकर राहुल ने कॉल कट किया। दिन भर का काम खत्म करने के बाद नितेश रंजन दिमागी तौर पर थक गया है। उसका शरीर भी बहुत थक चुका था। नितेश रंजन एक कोऑर्डिनेटर है। वो मेट्रो के आने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में वो मेट्रो में चढ़ा। उसे घर पहुंचने में लगभग 1 घंटा बाकी था। थोड़ी देर बाद उसे सीट मिली और वो रिलैक्स होकर बैठ गया, और फिर वो अपने फोन को निकालकर चेक करने लगा और इंटरनेट पर पोस्ट देखने लगा। नितेश रंजन यूं तो एक फॉरेन ट्रेड कंपनी के लिए काम करता है, पर साथ ही साथ वो कोऑर्डिनेटर का काम भी करता है, जिसके लिए उसे मीडिया में एक्टिव रहना पड़ता है। मोबाइल पर डेली अपडेट्स के लिए उसे हमेशा फोन पर लगे रहना पड़ता है। जैसे ही नितेश रंजन मोबाइल ऑन करता है, वैसे ही साउंड की आवाज आने लगती है और उसे नोटिफिकेशन आता है। नितेश आंखें गड़ाकर देखने लगता है। ये नोटिफिकेशन राहुल के नए शो का काउंटडाउन है, जो कि उन्होंने अभी ही पोस्ट की है। क्या आप काम के प्रेशर से परेशान हैं? क्या आप छोटी मोटी चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हैं? क्या आपको आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा चिंता है? तो फिर आप सही जगह पर आए हैं। शर्मा जी के बेटे और बहुएं के हंसी और खुशी के फुहारे आप सभी के लिए। ढेर सारी कॉमेडी और रोमांस से भरा ये शो
आपको आपकी लाइफ के सारे दुख भुला देगा। राहुल के शो के ट्रेलर में ये सब अटैच किया गया था। ये इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग लग रहा है, नितेश ने धीमी आवाज में कहा। हाँ भाई, मुझे है ढेर सारा वर्क प्रेशर, लाइफ प्रेशर, मेंटल एंड इमोशनल प्रेशर। मैं भी रिलैक्स होने के लिए कुछ अच्छा ही ढूंढ रहा हूँ, नितेश ने खुद से ही कहा। शो शुरू होने में तो अभी 1 महीना बाकी है, मैंने इसके बारे में सुना है, अभी प्रमोशन शुरू कर चुके हैं। इतना कहकर उसने पोस्ट पर क्लिक किया। ओपनिंग चैप्टर ब्लैक बैकग्राउंड का आया और उस पर एक नरेशन आया। ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन टाइम होगा जो आप हमारे साथ बिताएंगे। उसके बाद स्क्रीन बदलती है और एक बंगलो स्क्रीन पर आता है जिसके नीचे लिखा था, ये कोई आम घर नहीं है, ये घर शर्मा जी का है। अगली स्क्रीन पर म्यूजिक के साथ साथ स्क्रीन पर एक्टर्स की पिक्चर्स सामने आई, जिसमें राहुल, मिली, संकल्प और भी जाने माने कलाकार के चेहरे थे। एक्टर्स के फोटो के नीचे उनकी छोटी छोटी कॉमेडी क्लिप्स भी थीं, जो कि शो में उनके रोल और कैरेक्टर को शो कर रही थी। नितेश ने सबको एक एक करके प्ले करना शुरू किया। स्क्रीन फिर से चेंज हुई। सबके इंट्रो के बाद शो के बारे में ब्रीफ में बताया गया। ये शो एक फैमिली शो है, इसमें ढेर सारा ड्रामा और कॉमेडी है। प्रमोशन वीडियो के एंड में पिंक कलर की गुलाब की पत्तियां एक घर के ऊपर बिखर रही हैं, जिस पर आर्टिस्टिक डिजाइन में लिखा है, शर्मा जी के बेटे और बहुएं, शर्मा जी के बेटे और बहुएं, प्लीज वॉच इट। ये ट्रेलर देखकर नितेश का चेहरा उतर गया। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नितेश बड़बड़ा रहा था, क्या इन्हें फनी का मतलब समझ नहीं आता है? ये ट्रेलर उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी इनकी शॉर्ट वीडियो थी। उसे देखकर मुझे लगा था कि ये सच में एक अच्छा कॉमेडी शो है। नितेश, जो कि ट्रेलर देखने के बाद उदास हो गया था, अब वो फोन बंद करने ही वाला था कि इतने में ब्लैक कलर की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है और नैरेटर की आवाज आती है। तुम्हें क्या लगा ये खत्म हो गया है? नहीं नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। ये क्या बकवास है? नितेश चिढ़ता है, पर जब उसने स्क्रीन पर क्लिक किया तो देखा प्लेबैक टाइम अभी आधा बाकी है, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद स्क्रीन पर एक वीडियो चला जिसमें घर के अंदर परिवार का सीन था। स्क्रीन पर सीन देखकर नितेश की आंखें जगमगाने लगी। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। नितेश वीडियो में इतना गुम हो गया था कि वो बहुत जोर से हंसा और ये भूल गया कि वो अपने घर में नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहा है। नितेश की हंसी ने लोगों का ध्यान उस पर ला दिया। सब उसे ही देख रहे थे। लोगों की आंखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी उसको उठाकर बाहर फेंक देंगे। इस लड़के की दिमागी हालत तो ठीक है ना? किसी ने धीरे से कहा। तुम्हारी आवाज कम रखो, लोग तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, और जरा धीरे हंसो, नितेश के पास बैठी लड़की ने कहा। इसकी हंसी किसी राक्षस से कम नहीं थी, एक पल के लिए मैं तो डरी गई थी, एक आंटी ने कहा। नितेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, पर वो मेट्रो में था तो उसके पास चारा भी नहीं था कि वो वहां से चला जाए। इसीलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और सबसे माफी मांगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नितेश ने लोगों की तरफ देखा और कई बार सॉरी कहा और फिर से अपने फोन में वीडियो देखने लगा। प्रमोशनल वीडियो के लिए नितेश खुश भी था और गुस्से में भी था। उसे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था, और खुश इसलिए था क्योंकि उसे ये ट्रेलर पसंद आया और वो उसे आगे देखना चाह रहा है। स्क्रीन पर अगला सीन देखकर नितेश फिर से हंस पड़ा। उसने इस बार अपनी हंसी की आवाज पर कंट्रोल किया। तभी अचानक से उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर और मन रिलैक्स हो गया था। वो काफी खुश लग रहा था। नितेश के बाजू की सीट पर बैठी लड़की ने कहा, ये बहुत फनी है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे फोन में देख रही थी, पर ये सच में मजेदार है। एक लड़की ने स्माइल करते हुए कहा। वो बहुत ही खूबसूरत थी, उसके गाल पर डिंपल पड़ रहे थे और उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं। नितेश अब ट्रेलर की फाइनल स्क्रीन पर था, जिसके ऊपर शो का नाम लिखा हुआ था और नीचे लिखा था, अभी तक हमें कोई चैनल नहीं मिल पाया है, पर जल्द ही हम आपसे मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। नितेश ने मोबाइल अंदर रखा और लड़की की तरफ देखकर स्माइल किया। दोनों ने शो के बारे में काफी देर तक बातचीत की। सच में शो काफी इंटरेस्टिंग है, पर मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है कि इनको शो रिलीज करने में 1 महीना है और अभी तक इनके पास कोई चैनल नहीं है। नितेश ने कहा, मैं तो इसे जरूर देखूंगी, मुझे ये बहुत मजेदार लग रहा है और जल्द से जल्द उन्हें कोई ना कोई चैनल तो मिल ही जाएगा, लड़की ने कहा। दोनों ने देर तक बातें की और अपने बारे में भी बताया। काफी टाइम बाद नितेश से कोई लड़की इतना लंबा कॉन्वर्सेशन कर रही थी, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस भी हो रहा था। वो बार बार बात शो पर ही ला रहा था। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, मैं बहुत थका हुआ था, पर इस शो के ट्रेलर ने मुझे बहुत ही रिलैक्स कर दिया है। अब मैं फिजिकली और मेंटली काफी खुश महसूस कर रहा हूँ। ये सच में एक शानदार शो होने वाला है। क्या राहुल को शो के लिए कोई चैनल अप्रोच करेगा? क्या राहुल का शो सभी को पसंद आएगा? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। था राहुल हो या फिर मिस्टर पलाश, सब जानते थे
कि सीरीज चाहे कितनी भी अच्छी हो, अमूल्य का लेकिन बीच में जरूर आ जाएगा। ये ड्रामा काफी सही है। डायरेक्टर का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया था। पर ये इंटरनेट का जमाना चल रहा है। लोग फोन और कंप्यूटर की तुलना में टीवी कम ही चलाते हैं। टीवी देखने वाले लोगों में ज्यादातर मिडिल एज और बुजुर्ग लोग होते हैं, और वो घर परिवार वाले या फिर ऐतिहासिक ड्रामा देखना पसंद करते हैं। और ये जो ड्रामा है ये यंग लोगों के लिए है, तो मुझे डर है कि पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे भी या नहीं। डायरेक्टर अमूल्य। जैसे ही डायरेक्टर ने बोलना बंद किया, मिस्टर पलाश ने हंसते हुए कहा, ये जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें टाइम काफी तेजी से भाग रहा है। वो जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें अपने घर को संभालने के साथ साथ कई सारी पार्टीज को भी अटेंड करना पड़ता है। जिंदगी में काफी ज्यादा प्रेशर है, तो कॉमेडी ड्रामा हर एज के लोगों के लिए हो सकता है। डायरेक्टर अमूल्य, आपने भी कहा कि जो ड्रामा है वो काफी फनी है, रिलैक्सिंग है, इससे स्ट्रेस रिलीज होता है। वो जो ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, वो ऐसे ड्रामे को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। मिस्टर अमूल्य ने आगे कहा, मिस्टर पलाश, मैं जो कह रहा हूँ शायद आप वो समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि जो ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो इस टीवी ड्रामा को देखना भी चाहेंगे, तो वो इसे ऐप से डाउनलोड नहीं कर लेंगे? वो टीवी के सामने बैठकर क्यों ही देखेंगे? मिस्टर पलाश ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, डायरेक्टर अमूल्य, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि अब जो इंटरनेट है वो काफी डेवलप हो चुका है। टीवी स्टेशन की जो ऐप है वो भी रियल टाइम पर ही ब्रॉडकास्ट करते हैं, और ये जो रेटिंग होती है वो टीवी स्टेशन की रेटिंग में शामिल हो जाती है। और जैसा कि आपने कहा कि जो ऑफिस के एम्प्लॉयज होंगे वो टीवी के सामने बैठकर वेट क्यों करेंगे, पर वो इसे देखने के लिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं ना। मिस्टर अमूल्य हंसने लगे। उसके दिमाग में ये सब कुछ पहले से ही था। वो बस राहुल और मिस्टर पलाश को मूर्ख बनाना चाहता था। वो तो अच्छा है कि ये दोनों काफी ज्यादा चालाक निकले। मुझे लगता है कि हमें इस समस्या को लेकर और चर्चा नहीं करनी चाहिए कि ऑडियंस इसे कहाँ देखना पसंद करेगी, नितेश ने कहा। मिस्टर अमूल्य अपनी पहली कोशिश में हार चुका था, तो उसने अपना दूसरा दांव आजमाया। मुझे नहीं पता कि मिस्टर राहुल और मिस्टर पलाश टीवी सीरीज के लिए हमसे कितना उम्मीद कर रहे हैं, मिस्टर अमूल्य ने नितेश के कान में कहा। अब पैसों की बात तुम शुरू करो। मैं ये डील कम से कम अमाउंट में करना चाहता हूँ। क्या डायरेक्टर अमूल्य राहुल के शो की सही कीमत दे पाएगा? क्या न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी की शाइन टीवी स्टेशन के साथ डील पक्की हो जाएगी, या फिर उन्हें किसी और टीवी स्टेशन के साथ डील करनी पड़ेगी? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मुझे नहीं पता कि इस टीवी शो के लिए पलाश और मिस्टर राहुल आपकी क्या उम्मीदें हैं, नितेश रंजन ने कहा। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे शो से मेरी क्या उम्मीदें हैं? राहुल ने हैरान होकर पूछा। नितेश, जो कि कोऑर्डिनेटर है, वो डील करने में बहुत माहिर है और जुबान का बहुत साफ है। उसने राहुल से कहा, हाँ, आपको आपके शो से क्या उम्मीदें हैं? आप क्या सोचते हैं कि इसकी रेटिंग क्या हो सकती है, और आपको पर एपिसोड कितना पैसा चाहिए? ये सब आपके शो की रेटिंग पर ही डिपेंड करेगा। तो बताइए कि आपकी शो से क्या उम्मीदें हैं? राहुल ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचा, और फिर कहा, मुझे अब ये बताइए कि आपके टीवी चैनल की हाईएस्ट रेटिंग अब से पहले क्या रही है? 4.9, एक जवान लड़की ने जवाब दिया। वो लड़की टीवी चैनल की मैनेजमेंट टीम में थी। उसे सभी शोज की रेटिंग अच्छे से पता होती है। वो काफी रूड और प्रोफेशनल दिख रही थी। उसने राहुल को बड़े घमंड के साथ कहा, हमारे शो लेजेंड ऑफ इंडिया की रेटिंग 4.9 रही है, जो कि हमारी अब तक की सबसे बेहतरीन रेटिंग में से एक है। 5 में से 4.9 रेटिंग ये बताती है कि शो कितना कमाल का है। उसने काफी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शोज भी हैं जिनकी रेटिंग भी 4 से ऊपर है, जिनसे चैनल को बहुत प्रॉफिट पहुंचा है। अगर किसी टीवी शो की रेटिंग 4 से ऊपर होती है तो उसे टॉप शोज में गिना जाता है, और अगर किसी चैनल के 4 शोज की रेटिंग 4 से 5 के बीच में होती है तो उसे नेशनल टॉप टीवी स्टेशन में गिना जाता है। इसीलिए चैनल की टीम शो सिलेक्ट करने में बहुत जांच पड़ताल करते हैं। राहुल की डिमांड तो अभी तक उसने नहीं बताई थी, पर पलाश उन्हें ये कह चुका था कि उसे शो के लिए प्राइम टाइम ही चाहिए होगा। लड़की ने उनसे कहा, इस वक्त हमारे टीवी के प्राइम टाइम पर जो शो चल रहे हैं उन सबकी रेटिंग बेहतरीन है, तो मैं आपको प्राइम टाइम तो नहीं दे सकती हूँ। शाइन टीवी बहुत बड़ा चैनल है, हम हमारी रेपुटेशन के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो शो प्राइम टाइम पर चल रहे हैं उससे हम चेंज नहीं कर सकते। पलाश ने कहा, अच्छा, आपके टीवी चैनल पर शो की रेटिंग लगभग कितनी होती है? लड़की ने कहा, आमतौर पर उनकी रेटिंग 3 से 3.7 तक होती है, पर महा एपिसोड के टाइम पर उनकी रेटिंग 4 के ऊपर होती है। हमारे 2 शोज बहुत लंबे टाइम से 4 के रैंकिंग पर हैं, और यह हमारे चैनल की शान है। राहुल लड़की के एटीट्यूड से खुश नहीं था। राहुल अपने शो को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था।
वो ये भी जानता था कि उसका शो टीवी चैनल पर एक अच्छी पहचान बना लेगा। देखिए, मेरे शो की रेटिंग काफी अच्छी होने वाली है, ये 4 से ऊपर ही होगी। याद रखना मैम, मेरा शो आपके टीवी चैनल का बेस्ट शो होने वाला है। 4 से ऊपर नितेश ने चौंक कर देखा। नितेश अपने मनी मन में सोच रहा था, क्या राहुल ने ज्यादा हिम्मत नहीं कर दी बोलने की? बहुत देर से चुप बैठे चैनल डायरेक्टर से राहुल ने पूछा, क्यों मिस्टर अमूल्य, क्या आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? क्या आपको मेरी बात पर कोई शक है? मुझे मेरे शो पर पूरा कॉन्फिडेंट है। राहुल बोलने ही वाला था कि तभी टीम की लड़की ने बहुत ही रूड तरीके से कहा, मिस्टर राहुल, कॉन्फिडेंस रखना बहुत अच्छा होता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस आपको खत्म कर सकता है। ऐसा नहीं था कि राहुल के पास ये इकलौता चैनल था, पर यह सच बात थी कि शाइन टीवी चैनल सबसे बड़ा हिट चैनल था। इसीलिए राहुल चाहता था कि इसी चैनल पर उसका शो टेलीकास्ट हो। देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन अगर तुम मुझे ना ही समझाओ तो ही अच्छा है। मैं आज जो यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो इसमें मैं इतना तो जानता ही हूँ कि मुझे किस बात पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वैसे आपको अभी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। राहुल ने लड़की को करारा जवाब दिया। तभी नितेश ने बात बदलते हुए कहा, आपको क्या लगता है, आपके शो की रेटिंग कितनी हो सकती है? इतने में पलाश सीधे पूछ लेता है, अच्छा ये बताओ, तो आप लोग कितना प्लान कर रहे हो पेमेंट का? पलाश एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है। वो सीधे ही डील की तरफ आगे बढ़ा और उसका सवाल सुनकर सब एकदम चौंक कर उसे देखने लगे। थोड़ी देर की शांति के बाद मिस्टर अमूल्य ने कहा, हम आपको एक एपिसोड के 7 लाख रुपए दे पाएंगे, जिसमें हम प्रीमियर राइट्स पे अपने पास ही रखेंगे। तो बताइए, हमारा ऑफर कैसा लगा? नए डायरेक्टर्स का पेमेंट ऑलमोस्ट इतना ही होता है, पर यह बजट किसी भी नए डायरेक्टर के लिए काफी कम था। 7 लाख सुनकर राहुल ने सामने बैठे सभी लोगों को घूरा और कहा, यह बहुत कम है। चैनल टीम की ओर से बैठा हुआ एक आदमी, जिसने चश्मा पहना हुआ था, उसने कहा, एक न्यूकमर के लिए ये पेमेंट बहुत ज्यादा है। देखिए, ये और किसी न्यूकमर के लिए होता होगा। राहुल ने सीधे ही जवाब दिया। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि शो में बहुत से बड़े एक्टर्स हैं जो पहली बार टीवी शो कर रहे हैं। मिली और संकल्प जैसे बड़े फिल्म स्टार टीवी शो में दिखने वाले हैं, तो आप ये मत भूलिए कि उनकी पॉपुलैरिटी से आपको भी काफी पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। यहाँ तक कि शो की पब्लिसिटी वीडियो में भी लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। लोगों को शो ने बहुत अट्रैक्ट किया है, तो आपको पब्लिसिटी का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। इन एक्टर्स की वजह से शो पहले ही हाइप हो चुका है, पलाश ने कहा। वहां बैठी औरत ने कहा, तो फिर आप ही बताइए, आप कितना पेमेंट चाहते हैं? राहुल ने सीधे अपना मुंह खोलकर 15 लाख कहा। 15 लाख, और 15 लाख के बाद ही मैं आपको प्रीमियर राइट्स दे पाऊंगा। शाइन टीवी के सभी टीम मेंबर्स हैरान होकर राहुल को देखने लगे। कुछ तो ये अमाउंट सुनकर डर गए। क्या आप अपने होश में हैं? आप बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं, लड़की ने कहा। 15 लाख का अमाउंट तो फेमस डायरेक्टर्स को भी नहीं मिल पाता है। आप हमें ये प्राइस बोलकर डरा रहे हैं, नितेश ने कहा। राहुल बोलने ही वाला होता है, तभी पलाश उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा करता है। पलाश बहुत इंटेलिजेंट है, वो सबकी सुनना चाहता है और फिर उसके बाद अपनी फाइनल डील करना चाहता है। मिस्टर राहुल, ये प्राइस बहुत ज्यादा है, टीम के एक मेंबर ने कहा। थोड़ी देर शांति से सोचने के बाद नितेश रंजन ने कहा, यह रकम सच में बहुत बड़ी है। हमारा चैनल आपको इतने पैसे नहीं दे पाएगा, और हम जब तक इस बात पर विश्वास नहीं कर लेते हैं कि आपके शो की रेटिंग कैसी होने वाली है, तब तक हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। नितेश चाहता था कि डील हो जाए, पर राहुल पलाश की डिमांड को देखकर उसे लग रहा था कि उसे खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। आप चाहें या ना चाहें, आपको यकीन करना होगा कि हमारा शो लाजवाब है। हमारा पेमेंट तो यही होगा। आप कर सके तो ठीक है, वरना मेरे पास और भी चैनल्स के ऑफर्स हैं, राहुल ने कहा। पलाश ने सीरियस होकर कहा, मिस्टर अमूल्य, आपको हमें समझना होगा। हमने अभी तक एक्टर्स को पेमेंट नहीं की है। क्या आपको पता है कि मिली और संकल्प ने कितना पैसा चार्ज किया है? उन दोनों का पेमेंट ही 4 लाख रुपए पर एपिसोड है। उसके बाद पूरी कास्ट का पेमेंट, प्रॉप्स का किराया, वेन्यू का रेंट, एडिटर्स पेमेंट और प्रोडक्शन में काम कर रहे सैकड़ों लोगों की सैलरी। और इसके बाद भी आप हमें सिर्फ 7 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें हमें कितना बड़ा नुकसान है? हम इसमें कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, मिस्टर अमूल्य ने कहा। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि आपका बहुत खर्चा हुआ होगा, पर मैं आपको 9 लाख से एक पैसा भी ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। यह हमारा फाइनल प्राइस है, 15 लाख। राहुल ने नेगोशिएट करने से साफ मना कर दिया। आप अपने शो पर इतने घमंड से कह रहे हैं कि आप 15 लाख रुपए पर एपिसोड लेना चाहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आपके शो में उतनी दमदार बात भी नहीं है, लड़की ने कहा। बातों की वॉर शुरू हो चुकी थी। एक के बाद एक सभी आपस में बहस कर रहे थे।
कभी राहुल किसी को करारा जवाब दे रहा था तो कभी पलाश। बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार राहुल ने कहा, क्या आप लोग मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हैं? नितेश, जो कि अभी भी पैसों के मोल भाव में खोया हुआ था, अचानक से होश में आया। कैसी शर्त? राहुल ने उन सबको देखा और कहा, मेरे शो की रेटिंग पर बेट लगाना कैसा रहेगा? राहुल ने चैनल के डायरेक्टर को देखा और कहा, मैं शर्त लगाता हूं कि मेरा शो रिलीज होने के बाद 4 रेटिंग को क्रॉस करेगा और आपके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। अगर मैं जीत गया तो आप मुझे 15 लाख रुपए पर एपिसोड देंगे, और अगर मैं हारा तो आप मुझे 7 लाख रुपए पर एपिसोड दे सकते हैं, जो कि आप मुझे सबसे पहले देना चाहते थे। ये राहुल का घमंड नहीं था, बल्कि उसकी पिछले जन्म की यादें थी, क्योंकि उसके शो को बहुत अच्छी रेटिंग मिली थी। इसीलिए राहुल बहुत ज्यादा श्योर था कि उसकी रेटिंग 4 से 5 के बीच ही रहने वाली है। राहुल के वर्ड सुनकर शाइन टीवी की पूरी टीम के चेहरे का रंग उड़ गया और सभी एक दूसरे को देखने लगे। यह आदमी क्या बात कर रहा है? 4 रेटिंग तोड़ना कोई बच्चों का खेल है क्या? देखिए, शो के टेलीकास्ट होने से पहले ही आप जिस तरह से शर्त लगा रहे हैं, ये काफी घमंडी बर्ताव है। मेरे हिसाब से आपको इस शर्त से पीछे हट जाना चाहिए। ये आप ही के भले के लिए होगा। शाइन टीवी के एक मेंबर ने कहा। पलाश भी राहुल की बात से हैरान था और मन ही मन सोच रहा था, क्या राहुल कुछ अच्छा नहीं बोल सकता है? इसे अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत है? शर्त लगाकर इसने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये डिफरेंस सिर्फ 7 लाख और 15 लाख का नहीं था, ये पर एपिसोड की बात थी। एक दिन में 8 लाख का डिफरेंस बहुत बड़ी बात थी, और जो भी शर्त हारेगा उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। पलाश ने राहुल का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ झुककर कान में कहा, ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? मिस्टर अमूल्य ने वैसे ही एपिसोड का रेट बढ़ा दिया था। पलाश के साथ डील करना उन्हें ज्यादा अच्छा लग रहा था बजाय के राहुल के। पर राहुल ने एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी, जिस सोच में मिस्टर अमूल्य डूबे हुए थे कि क्या किया जाए। तभी राहुल ने कहा, शाइन टीवी के मेंबर्स, आप डर तो नहीं गए हैं? मिस्टर राहुल, क्या आप श्योर हैं? आप ही शर्त लगाना चाहते हैं? मिस्टर अमूल्य ने कहा। नितेश होश में आया और राहुल से पूछा, क्या आपको आपके शो पर पूरा भरोसा है? राहुल, एक बार मेरी बात सुन लो। पलाश के कहते ही राहुल ने पलाश को घूरकर देखा और फिर अपना सिर नितेश की ओर घुमा लिया और कहा, मुझे मेरे शो पर पूरा भरोसा है। हमारा शो हमें और आपके चैनल दोनों को ही सक्सेसफुल बनाने वाला है। अब आप बताओ, क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? सबको देखकर राहुल ने कहा, देखिए, ये दोनों ही सूरत में आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर मैं जीतता हूँ और शो की रेटिंग 4 से ऊपर आती है तो भी आपके टीवी स्टेशन के लिए अच्छा है, और अगर मैं हारता हूँ तो आप मुझे 7 लाख रुपए देंगे, जो कि आपकी इच्छा थी। तो बताइए, ये खेल कैसा रहेगा? एक्सक्यूज में, हमें टीम से डिस्कस करना है, मिस्टर अमूल्य ने कहा। सभी लोग बातचीत करने लगे। सभी धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग बहुत देर तक बड़बड़ाते रहे। मिस्टर अमूल्य बहुत ही शांत चेहरे से राहुल के पास आए और कहा, हम सब ने इसके बारे में डिस्कस किया है। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी एक कंडीशन रहेगी। वो क्या? राहुल ने पूछा। जब तक शो शुरू नहीं हो जाता तब तक हमें लीड एक्टर से प्रमोशन करवाने होंगे, अमूल्य ने हंसते हुए कहा। राहुल ने कुछ देर सोचा और कहा, मिस्टर अमूल्य, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं प्रमोशन के लिए आ सकता हूँ, पर मिली और संकल्प जैसे बड़े आर्टिस्ट को आपको खुद ही इनवाइट करना होगा। मेरी भी छोटी सी शर्त है, तभी मैं आपकी शर्त पर एग्री करूंगा, राहुल ने कहा। अमूल्य चौंक कर राहुल को देखने लगे। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, तुम जितना लंबा हो सके प्रमोशन एक्टिविटीज पर काम करो। मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ और बाद में उसे पढ़कर साइन कर लो। अभी नहीं, राहुल ने कहा। मिस्टर अमूल्य ने अपनी एक शर्त रखी है, तो मुझे भी एक शर्त रखनी है। बोलो, अब तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर अमूल्य ने कहा। टीवी चैनल पर शो की ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स मैं आपको दे दूंगा, पर इंटरनेट पर होने वाले टेलीकास्ट के राइट्स मेरे पास ही रहेंगे, राहुल ने कहा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे टीवी एप्लीकेशन में वीडियो प्लेबैक फंक्शन है, तो ऑनलाइन वीडियो का राइट्स भी हमें ही मिलना चाहिए, मिस्टर अमूल्य ने कहा। पलाश बोल पड़ता है, मिस्टर अमूल्य, आप हमारी बात को शायद समझे नहीं। आप हमें टीवी ब्रॉडकास्ट का पैसा देंगे, पर ऑनलाइन टेलीकास्ट के राइट्स के लिए आपको हमें अलग से अमाउंट पे करना होगा। नहीं अमूल्य सर, हमें इन्हें और पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, टीम की एक लड़की ने कहा। अमूल्य थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, ठीक है मिस्टर राहुल, मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। राहुल बहुत खुश हुआ और खड़े होकर कहा, बहुत अच्छा मिस्टर अमूल्य, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बनवा लीजिए, मैं उसकी एक कॉपी ले लूंगा और उसके बाद हम उस पर बात करने के लिए साथ में मीटिंग करेंगे। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आपका कॉन्ट्रैक्ट बना देता हूँ, नितेश ने कहा। अमूल्य के बाजू में बैठी लड़की ने तुरंत लैपटॉप खोला और काम शुरू किया।
1 घंटे बाद राहुल और पलाश फिर से मीटिंग रूम में गए। दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट को देखा। सब कंफर्मेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। राहुल और पलाश वहां से निकलते हैं। राहुल सीधे घर जाता है। वो मिली और सोना को पिक करके सीधे चुरू के पुराने होटल में ले जाता है। चुरू का ये पुराना रेस्टोरेंट बहुत भरा हुआ है, पर राहुल ने पहले ही सीट बुक कर रखी थी। क्या राहुल शर्त जीत पाएगा? क्या चैनल उसे मुंह मांगी कीमत दे पाएगा? क्या राहुल का शो हिट हो पाएगा? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राहुल, मिली और सोना कार में डिनर करने जा रहे हैं। पापा, अब जब से यहाँ पर आए हैं आप मुझे टाइम ही नहीं देते हैं, सोना ने कहा। मिली ने राहुल की तरफ देखा। वो समझ रही थी कि काम ज्यादा होने की वजह से राहुल सोना को टाइम नहीं दे पा रहा है और साथ ही उसे ये सब कुछ काफी नया लग रहा है। पापा बस फ्री होने ही वाले हैं, फिर हम पापा को घर से बाहर जाने ही नहीं देंगे, मिली ने बात संभालते हुए कहा। हाँ बेटा, बस ये शो लॉन्च हो जाए फिर पापा पूरा टाइम आपको ही देंगे, राहुल ने कहा। आप सिर्फ काम की बात करते हैं, डिनर पर भी आप सिर्फ काम के लिए ही जा रहे हैं, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, सोना ने कहा। सोना की बातें सुनकर मिली और राहुल उसके अकेलेपन का अंदाजा लगा रहे थे। दोनों ने सोना को सॉरी कहा और उसे खूब समझाया। जैसे जैसे सोना का मूड ठीक हुआ तो वो फिर से खिलखिलाने लगी। दरअसल राहुल के शो से इम्प्रेस होकर शाइन टीवी चैनल के डायरेक्टर ने राहुल के साथ और समय बिताने का सोचा। इसलिए उन्होंने नितेश को कहा कि आज राहुल के साथ डिनर किया जाए। टीवी चैनल टीम के कुछ लोग और डायरेक्टर सभी राहुल के बताए हुए होटल पहुंच चुके हैं। आप तो अभी से हमें वेट करवाने लगे, मिस्टर अमूल्य ने कहा। हेलो मिली, हेलो लिटिल प्रिंसेस, मिस्टर अमूल्य फिर से बोले। राहुल ने सबकी तरफ देखा और हेलो किया। उसने देखा कि एक तरफ सोफे पर नितेश वेट कर रहा है। वहां 4 आदमियों के अलावा एक जवान लड़की भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सोफे पर बैठे सभी लोग राहुल और मिली से मिलने के लिए खड़े हुए। राहुल और मिली ने उन्हें हेलो कहा। सुंदर लड़की की तरफ देखते हुए राहुल ने कहा, भाई नितेश, ये जरूर हमारी भाभी होंगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? सब लोग आपस में हंसी मजाक करने लगे। तभी सोना ने कहा, आंटी आप बहुत खूबसूरत हो। उस लड़की ने हंसते हुए अपने बालों में से एक बटरफ्लाई बनी हुई हेयर पिन निकाली और उसे सोना को दिया। यह हमारी छोटी गुड़िया रानी के लिए। थैंक यू दीदी, ये बहुत खूबसूरत है। मिली भी बहुत खुश हुई। यार मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं, मिस्टर अमूल्य ने कहा। हाँ बिल्कुल, वैसे भी यहाँ का खाना बहुत लजीज है, राहुल ने कहा। मैं जरूर काफी बार आया हूँ पर मैंने यहाँ का खाना नहीं खाया है, मिस्टर अमूल्य बोले। तब तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो और मैंने तो बहुत अच्छी वाइन भी खरीदी है, तो खाने के साथ पीना भी होगा, नितेश ने कहा। जो खाना शाम के 7 बजे से शुरू हुआ था वो 9 बजे तक चलता रहा। राहुल ने इतने खाने के बावजूद भी कुछ और मीठा खाने के लिए ऑर्डर किया। अभी सब लोग प्राइवेट रूम में बातें कर रहे थे, लेकिन राहुल प्राइवेट रूम से निकलकर बाहर चला गया। रूम से निकलकर राहुल ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और बिल पे करने के लिए कैशियर के पास नीचे चला गया। बिल पे करने के बाद राहुल सीढ़ियों से 3rd फ्लोर पर चला गया। जब राहुल अपने प्राइवेट कमरे में जाने वाला था तो उसने देखा कि 3rd फ्लोर के कॉरिडोर में काफी भीड़ लगी हुई थी और उसी वक्त अंदर से काफी आवाज भी आ रही थी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो बस तुम्हारे साथ एक ड्रिंक पीना चाहता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम अपना हाथ नहीं उठाते तो वो तुम्हें नहीं मारता। यार मैंने तो बस उसे छुआ था, उसे चोट भी नहीं लगी होगी। चुप रहो, जब बात मेरे और तुम्हारे बीच में हो रही है तो तुम्हारे बॉडीगार्ड्स क्यों आ रहे हैं? इस वक्त कॉरिडोर के एंट्रेंस में 10 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने 2 लोगों को घेर रखा है और उन सिक्योरिटी गार्ड्स के पीछे 4 लोग खड़े हैं। अंदर की ओर 3 लोगों ने एक लड़के और लड़की जो कि जवान हैं उन्हें रोका हुआ है और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। अंदर मौजूद कुछ लोगों के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। कुछ लोग दूर खड़े होकर उन्हें देखकर फुसफुसा रहे थे। राहुल का कमरा सबसे अंदर की ओर था। अगर वो लोगों को धक्का देकर पीछे नहीं करता तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। राहुल ने पहले सोचा कि अभी रुक जाते हैं और थोड़ी देर बाद निकलते हैं, लेकिन फिर वो निकल गया क्योंकि उसे लगा कि पता नहीं इनका ये झगड़ा कितनी देर तक चलेगा। और वैसे भी जो काम करने वाले लोग होते हैं, खासकर बिजनेसमैन, उनके पास इतना टाइम कहाँ कि वो दूसरों के पचड़ों में अपनी टांग अड़ाएं। वहां मौजूद जो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने साइड हटकर राहुल को आगे जाने की जगह दे दी, पर जो 2 बॉडीगार्ड्स थे उनमें कुछ ज्यादा ही अकड़ थी। उन्होंने बदतमीजी करते हुए राहुल का रास्ता रोक दिया।
राहुल ने फिर भी आराम से कहा, देखिए भाई साहब, मेरा कमरा अंदर है, मुझे जाने दीजिए। आपको जो करना है कीजिए, पर मुझे जाने दीजिए। तो फिर आप इस जनाब से कह दीजिए कि ये थोड़ी देर वेट कर लें। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बड़े ही अच्छे तरीके से राहुल को बताया कि उन्हें किसी को भी आगे जाने देने की इजाजत नहीं है। यार, ये सब कितनी देर तक चलेगा? राहुल ने आगे पूछा। सामने खड़े 3 लोगों को राहुल ने कहा, अरे भाई साहब, आपका ये सब कब तक खत्म होगा? एक रहमत करें ताकि मैं भी आगे जा पाऊं। राहुल की आवाज सुनते ही वो तीनों आदमी, जिनकी पीठ अभी भी राहुल की ओर थी, पीछे मुड़ गए और राहुल को देखने लगे। उनके कपड़े भी थोड़े अजीब हैं। राहुल ने तीनों में से एक आदमी को देखा जो बाईं ओर खड़ा था, तो राहुल हैरान रह गया। अरे, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो करण वर्मा है, अशोक वर्मा का बेटा। ये लड़का चुरू क्यों आया है? राहुल खुद ही बड़बड़ाए जा रहा था। किस्मत देखो, चुरू में कितने सारे होटल हैं, लेकिन ये रुका भी तो वहां जहां पर राहुल आया हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, बीच वाले आदमी ने कहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि हम इस मामले से डील कर रहे हैं? तुम थोड़ा सा वेट तो कर ही सकते हो। इस आदमी का लहजा थोड़ा रूड था, इसीलिए राहुल को गुस्सा आ गया और राहुल ने कहा, मैं बस जाना चाहता हूँ। राहुल को बीच में टोकते हुए उस आदमी ने कहा, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम वेट करो। याद रहे कि कोई भी इधर से उधर ना जा पाए। अगर ये 2 आदमी भाग गए तो तुम्हारे इस महीने के पैसे कट जाएंगे। ठीक है सर। दोनों बॉडीगार्ड्स अपने काम को लेकर काफी वफादार हैं। क्या ये होटल तुम्हारा है? राहुल ने पूछा। करण वर्मा को देखकर राहुल को याद आया कि कैसे उसने एक पार्टी में सोना को परेशान किया था, और इस वक्त उस आदमी ने राहुल को पूरे तरीके से गुस्सा दिला दिया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो मुझे जाने दो, वरना अब अच्छा नहीं होगा। बॉडीगार्ड ने आगे कहा, मैं तुम्हें सच में नहीं जाने दूंगा। क्या कर लोगे तुम? हिम्मत है मुझसे लड़कर आगे जाने की? राहुल, जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो अपने सामने खड़े 2 बॉडीगार्ड्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। क्या तुम जबरदस्ती अपना रास्ता बनाकर अंदर जाना चाहते हो? एक बॉडीगार्ड जिसने अभी अपना मुंह खोला, उसने राहुल की तरफ देखते हुए कहा। बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे ही रेस्टोरेंट तुम्हारे घर वालों का है। सुनो भाई, मेरा जब मन करेगा तब मैं रुकूंगा और जब मन करेगा तब मैं निकल जाऊंगा। इसमें जबरदस्ती कैसी? राहुल ने मजे लेते हुए कहा। इससे पहले राहुल अपनी बात पूरी कर पाता, बॉडीगार्ड ने राहुल को लात मारी। राहुल ऐसे हमलों का आदी हो चुका है। जैसे ही उसने बॉडीगार्ड को ऐसा करते हुए देखा, वो तुरंत बाईं ओर हट गया। फिर दोनों में खूब लड़ाई हुई। राहुल हवा में उड़ उड़कर लात मार रहा था। राहुल के एक्शन से हर कोई सरप्राइज हो गया, खासकर वो लड़की जो कि एक लड़के के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें चमक उठी। वो जानती थी कि ये दोनों बॉडीगार्ड्स कितने शक्तिशाली हैं। वो एक स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा हैं। वो मिलिट्री कंपाउंड के क्षेत्र में रहते हैं। वो लड़की इन सैनिकों से वाकिफ थी। राहुल ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने कलरी का सहारा लिया। उसके वार से बॉडीगार्ड को चोट तो लगेगी, पर उसे मौत नहीं आएगी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राहुल उस पर पलटकर वार करेगा। राहुल ने उसे मारते हुए अपनी 80% ताकत लगा दी। बॉडीगार्ड का शरीर सीधे हवा में उड़ गया। दूसरे बॉडीगार्ड को भी राहुल ने खूब मारा। अगर करण वर्मा और बाकी लोग टाइम पर नहीं आते तो डर था कि उन दोनों को बहुत जबरदस्त चोट न लग जाए। बॉडीगार्ड की हालत देखकर वहां मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ाकर हंसने लगे। तुम दोनों ठीक हो? ज्यादा चोट लगी है क्या? करण, जिसे कोई चोट नहीं थी, उसने दोनों बॉडीगार्ड्स को हाथ पकड़कर जमीन से ऊपर उठाया और परेशान होते हुए पूछा। उन तीनों ने राहुल को गुस्से से देखा और कहा, अगली बार तुम नहीं बचोगे। क्यों, आज क्या प्रॉब्लम है? अब तुमने मेरी आज की शाम बिगाड़ी दी है तो थोड़ी और सही, राहुल ने कहा। जैसे ही राहुल ने बोलना बंद किया, एक बॉडीगार्ड राहुल की तरफ बढ़ा और राहुल के कॉलर को अपने दाएं हाथ से पकड़ लिया। राहुल ने अपना पुराना तरीका अपनाया और बॉडीगार्ड के वार से बच निकला। राहुल और बॉडीगार्ड के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। कभी राहुल ऊपर तो कभी वो। फिर अचानक से हड्डी टूटने की आवाज आई। एक बॉडीगार्ड का दायां पैर टूट गया और उसने काम करना बंद कर दिया। वहां मौजूद सभी लोग ये हड्डी टूटने की आवाज सुनकर हैरान हो गए। बॉडीगार्ड को एक जोर का झटका लगा। अगर उसने सही टाइम पर दीवार का सहारा नहीं लिया होता तो अब तक वो गिर गया होता। बस कुछ ही देर में उन बॉडीगार्ड्स की असलियत सामने आ गई। उस लड़की की आंखों में उन बॉडीगार्ड्स की जो इमेज थी कि वो काफी स्ट्रांग है, वो तुरंत मिट गई। वो सबके सामने ही राहुल से पिट गए। करण वर्मा चिल्लाया, तुम खड़े क्यों हो? तुम्हारी भी हड्डी टूट गई है क्या? जाकर मारो उसे। ये आदमी सच में बहुत ज्यादा सेल्फिश है। किसी अंधे आदमी को भी नजर आ जाएगा कि उन दोनों बॉडीगार्ड्स को कितनी चोट लगी है और वो लड़ने के लायक भी नहीं है। लेकिन फिर भी इस आदमी ने इन लोगों की नाक में दम करके रखा हुआ है। दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और दांत पीसते हुए राहुल को मारने का सोचा। इस बार राहुल ने पहले हमला किया और दोनों को मारकर जमीन पर गिरा दिया, और वो दोनों ऐसे गिरे कि अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वो वापस उठ नहीं पाए।
जमीन पर गिरे हुए उन दोनों बॉडीगार्ड्स की तरफ एक नजर डालते हुए राहुल कॉरिडोर के अंदर जाने लगा। वहां खड़े लोग राहुल का ये रूप देखकर डर गए। जैसे जैसे राहुल उनके करीब जाता रहा, वो पीछे हटने लगे। इस वक्त उन बॉडीगार्ड्स ने जिन लोगों को रोक कर रखा था, वो सब एक्साइटेड हो गए। उन लोगों ने मिलकर बॉडीगार्ड को बहुत पीटा और एक एक करके इनको जमीन पर पटक दिया। राहुल उन सभी को इग्नोर करके चुपचाप कॉरिडोर के अंदर जाता रहा। इस वक्त करण वर्मा, जो कि जमीन पर गिरा हुआ था, उसने कराते हुए राहुल को चिल्लाते हुए कहा, मैं ऑरेंज लाइट मीडिया से करण वर्मा हूं। मानो या ना मानो, मैं इंडस्ट्री में तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। करण को पूरा भरोसा था कि हो ना हो ये आदमी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही है। उसको वो पीछे से बहुत ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो पहले भी इसे देख चुका है। इतने लोगों की भीड़ में जब करण ने चिल्लाया तो वहां मौजूद सभी लोग राहुल की ओर देखने लगे। वहां मौजूद जो लोग फोन से फोटो क्लिक कर रहे थे या फिर वीडियो बना रहे थे, उन सब ने अपने कैमरास को राहुल की ओर मोड़ दिया। राहुल, जो अभी अभी भीड़ से निकलने वाला था, वो पीछे मुड़ गया और करण की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगा। वो जो अभी तक काफी बेचैन था, वो अचानक से शांत हो गया। राहुल को अपनी ओर आता देखकर वो समझ गया था कि उसने अपने लिए एक और मुसीबत खड़ी कर ली है और वो धीरे धीरे वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगा। हैरानी तो तब हुई जब राहुल ने उसके सामने जाकर उस पर कोई अटैक नहीं किया और आहिस्ता से जाकर उससे कहा, करण वर्मा, बिना तुम्हारे बाप के तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, और वैसे भी इस दुनिया में बहुत लोग हैं। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सको, और ना ही कोई और। आखिरी बार सलाह दे रहा हूँ, सुधार लो खुद को, वरना तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। राहुल की बातें सुनकर करण का मुंह उतर गया, पर जैसे ही उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, उसने राहुल की आंखों को गौर से देखा और वो समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसे उसके किए का पछतावा होने लगा। क्या राहुल करण वर्मा को उसकी गलती का एहसास करवा पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल का ये कदम राहुल पर ही भारी पड़ जाए? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अरे, तुम वापस आ गए? मुझे तो लगा था कि तुम कहीं हमें छोड़कर चले तो नहीं गए। मिली ने हंसते हुए पूछा। अरे नहीं यार, बस बाहर बहुत भीड़ थी तो टाइम लग गया, राहुल ने कहा। पर ये बाहर शोर कैसा है? अमूल्य ने कहा। राहुल बोला, अरे कुछ नहीं, कुछ जवान लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या मैं एक और ड्रिंक ले सकता हूँ? हाँ हाँ भाई, एक ड्रिंक क्यों, पूरी की पूरी बोतल पी लो, नितेश ने कहा। मिस्टर अमूल्य बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुके थे और उनके सामने अभी भी वाइन की खाली बोतल रखी हुई थी। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखें बंद हो रही थीं। फिर भी वो कहने लगे, मुझे भी एक ड्रिंक और चाहिए, राहुल के साथ ड्रिंक लेना तो बनता है यार। सोना हंसने लगी और बोली, अंकल, आप तो होश में भी नहीं हैं, आप क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। राहुल और मिली ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लग रहा था कि सोना को ऐसे माहौल में नहीं लाना चाहिए। नितेश की गर्लफ्रेंड ने सोना के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अंकल ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और अब वो बड़े टाइगर बनने वाले हैं और हम सबको खाने वाले हैं। सोना जोर से चिल्लाई और अंकल को देखने लगी। अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, हम अंकल से कैसे बच पाएंगे? राहुल ने सोना को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अरे बेटा, आंटी आपके साथ मजाक कर रही थी। सोना बेटा, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि अंकल आपको खा सकते हैं? आप तो इतनी प्यारी हो कि असली शेर भी आपकी स्माइल देखकर आपसे दोस्ती कर लेगा। नितेश, जिसने भी बहुत ड्रिंक कर रखी थी, उसने सोना से कहा, अरे बेटा, अंकल शेर बन भी गए ना तो मैं आपको बचा लूंगा। ये कहकर नशे में धुत नितेश ने मिस्टर अमूल्य से झूठी मूठी लड़ाई शुरू कर दी। तभी गेट खुलता है। नितेश गेट की तरफ जाता है। एक लड़की अंदर आती है और नितेश से हाथ मिलाती है। दो आदमियों के साथ एक सुंदर लड़की अंदर आती है। इतने सारे बड़े लोगों को एक साथ देखकर वो हैरान रह जाती है। वो राहुल को देखते ही उसकी तरफ भाग कर जाती है और राहुल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने हो, मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ? राहुल एकदम से सकपका कर उसे देखता है। सभी सोच रहे हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। मिस्टर अमूल्य ने कहा, ये क्या बात है, क्या ये लड़की बेवकूफ है? बिना कुछ बात किए सीधे राहुल का हाथ पकड़ लिया, ये कैसी बदतमीज लड़की है? लड़की के साथ आए हुए लड़कों के रिएक्शन बहुत नॉर्मल थे। वो लड़के धीमी आवाज में बड़बड़ा रहे थे, मिली मैम, मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप बहुत सुंदर हैं, मैंने आपकी सारी मूवीज देखी हैं। लड़की खुशी के मारे बोले जा रही थी। पर राहुल सर तो मेरी जान है, मैं उनके सपने देखती हूँ, उनके सारे गाने सुनती हूँ, लड़की ने कहा। लड़की ने राहुल के हाथों को बहुत तेज पकड़ा हुआ था
और मिली उसे घूर कर देख रही थी। मिली जानती थी कि वो बस राहुल की फैन है जो उसकी तारीफ कर रही है, पर फिर भी मिली को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अरे भाई, ये बिन बुलाए मेहमान आखिरकार कौन है? कोई मुझे समझाएगा कि क्या हो रहा है? मिस्टर अमूल्य ने नशे में कहा। राहुल ने अपने हाथ लड़की से दूर किए। ये वही लड़के थे जिनकी बाहर करण वर्मा से लड़ाई हो रही थी। राहुल ने लड़कों से पूछा, बाहर क्या हो रहा था और तुम लोग करण वर्मा से लड़ क्यों रहे थे? ये मैंने क्या सुना? क्या तुमने अशोक वर्मा के बेटे करण वर्मा के साथ हाथापाई की? अमूल्य ने कहा। सभी राहुल को देखने लगे और एक साथ सब बोलने लगे, वो वही है, हाँ वो वही है। तभी राहुल ने कहा, अरे यार मेरे कान खुले हैं, मैं बहरा नहीं हूं, और तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और वैसे भी मैंने उसे मारा नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारे और करण के बीच का मैटर मालूम है, क्या तुमने आज भी उसकी धुनाई की है? अमूल्य ने कहा। आज तो इस बात पर एक और ड्रिंक बनती है भाई। वो बहुत बदतमीज लड़का है, उसे तो मार पड़नी चाहिए थी। ये कहकर नितेश ने वाइन पीनी शुरू कर दी। हाँ यार राहुल, वो लड़का बहुत रूड है। पूरी इंडस्ट्री में वो अपनी बदतमीजी के लिए बहुत फेमस है। एक बार तो उसने अपने से बड़ी उम्र के आदमी को थप्पड़ भी मारा था। उसके अंदर तो उसके बाप से भी ज्यादा घमंड है। अमूल्य ने कहा। भाई राहुल, इस बहादुरी के लिए तो तुम्हें एक और ड्रिंक लेनी चाहिए। नितेश ने एक ग्लास में वाइन भरते हुए कहा। सर, करण वर्मा तो बहुत ही गर्म नेचर का है, मुझे तो हैरानी है कि उसने आपको जाने कैसे दिया। लड़की ने कहा। तुम्हें लगता है कि उसकी हिम्मत है कि वो मुझसे उलझेगा? वो मुझसे एक बार मार खा चुका है, अब वो मुझसे दूर ही रहेगा। राहुल ने कहा। सर, पर आपने उन 2 बॉडीगार्ड्स को क्या मारा है? हम तो हैरान ही रह गए थे। आपने तो उन्हें हवा में उड़ा दिया था, पर आपने ये किया कैसे? दोनों लड़कों ने पूछा। वो लड़के आगे बोले, करण वर्मा के साथ उसके 2 दोस्त और भी थे। उनमें से एक चुरू के बड़े बार के मालिक का बेटा था और दूसरा एक क्लब के मालिक का बेटा था। वो भी बहुत ही बदतमीज लड़के थे। नशे में भी सभी उन लड़के लड़कियों की बात को ध्यान से सुन रहे थे। नितेश ने अपना ग्लास रख दिया और कहा, तुम कह रहे हो कि तुम लोगों ने 3 बड़े खतरनाक शेरों से पंगा ले लिया है? तुम्हें उन्होंने जिंदा कैसे छोड़ दिया? उन्होंने छोड़ा कहाँ, वो तो राहुल सर आ गए, वरना तो वो लोग हमें मार ही डालते। एक लड़के ने कहा। राहुल सर ने तो उन शैतानों को ऐसा धोया कि उनके बॉडीगार्ड तो जमीन पर ढेर हो गए, उनकी हड्डी चूर चूर हो गई थी। दूसरा लड़का बोला। ये बात सुनकर राहुल समझ गया था कि मिली इस बात से गुस्से में है। तुम्हें खबरों में बने रहने की आदत हो गई है, तुम्हें मारपीट करने की क्या जरूरत थी? मिली ने कहा। राहुल बोला, अरे यार, मैं किसी के झगड़े में नहीं फंसा, बल्कि मैंने उन्हें सेल्फ डिफेंस की वजह से मारा। वो बॉडीगार्ड्स मुझे यहाँ तक आने से रोक रहे थे, उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, तब कहीं जाकर मैंने उन्हें मारा। राहुल जानता था कि जब भी वो किसी की हेल्प करता है तब किसी न किसी पुलिस केस में फंस जाता है। इसके लिए मिली उसे इन सबसे दूर रहने के लिए कह रही है। मिस्टर अमूल्य ने लड़के लड़कियों से कहा, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, हम लोग यहाँ पर डिनर करने आए थे। बाहर जाने की बात सुनकर लड़की बहुत उदास हो जाती है। राहुल की तरफ उदास चेहरे से देखकर वो कहती है, सर, क्या आप चाहते हैं कि हम चले जाएं? तभी मिली ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब बहुत हुआ, इस तरह का उदास चेहरा मत बनाओ, और अब तुम लोग खड़े खड़े बातें करना बंद करो और ठीक से बैठकर बात करो। खाली सीट की ओर इशारा करके राहुल ने उन तीनों को बैठने के लिए कहा। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए उसने आगे कहा, अब मुझे बताओ क्या बात है और ये सब क्या चल रहा है? लड़का सीट पर बैठा और बोला, सर, सबसे पहले तो मैं हम सबको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सर, मेरा नाम है मनन और ये मेरा दोस्त वरुण है। हम दोनों चुरू से ही हैं और हम तीनों का एक छोटा सा बैंड है। हम अक्सर इस तरह के होटल्स में आते हैं। हुआ ये था कि हम खाना खाने के बाद बाहर आ रहे थे, तभी वरुण का हाथ करण वर्मा को लग गया। वरुण ने उसे जानबूझकर टच नहीं किया था, वो तो चलते चलते ही उसका हाथ उसे टच हो गया और वरुण ने उसके लिए सॉरी भी बोला, पर करण ने बदतमीजी शुरू कर दी। पहले तो हमने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगे, पर वो फिर से हमें गालियां देने लगा और उसके 2 दोस्त जो कि क्लब और बार मालिक के बेटे हैं, वो भी हमसे बदतमीजी करने लगे। मैंने कहा भी कि हम आपसे सॉरी बोल रहे हैं, तो आप बात को बढ़ा क्यों रहे हो और हमें गाली क्यों दे रहे हो? मनन ने कहा। सब लोग उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सोना, जो कि अभी आधी नींद में थी, वो भी जागकर उनकी बातों को गौर से सुन रही थी। ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा था। जब भी हम किसी होटल या क्लब में परफॉर्म करते हैं तो वहां पर नशे में लोग हमसे इस तरह की बदतमीजी करते हैं। हम ऐसे झगड़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, पर मनन का कॉलर पकड़कर करण वर्मा के दोस्त ने उसे बहुत गंदा थप्पड़ मारा और करण वर्मा ने मेरा हाथ भी पकड़कर मोड़ दिया, वरुण ने कहा। मिली ने उसका हाथ देखा तो उसके हाथ पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे और खरोंच भी थी, जिनसे खून भी निकल रहा था। ये कैसा बदतमीज है, इसने इतनी गलत हरकत क्यों की और पुलिस इसे पकड़ती क्यों नहीं है? ऐसे जानवरों को खुला रखना ही गलत है, नितेश की गर्लफ्रेंड ने कहा। मनन आगे बोला, तब जाकर गुस्से में मैंने उसे लात मारी और फिर ये झगड़ा शुरू हो गया।
हमारे बीच पहले तो हाथापाई शुरू हो गई थी, फिर करण वर्मा के बॉडीगार्ड ने हमें खूब मारा। उसके बॉडीगार्ड ने वरुण को बहुत बार गाल पर थप्पड़ मारे, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा था। और उसके बाद तो राहुल सर आपको पता ही है कि क्या हुआ था। ये लोग सच में बेकार हैं, मिली ने कहा। तुम दोनों ने अच्छा किया जो अपने लिए फाइट की। ऐसे लोगों को सहन करने से उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। वो अगली बार फिर से बदतमीजी करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आगे से कभी भी किसी की गलत बात को सहन नहीं करना, राहुल ने कहा। मैं तुम्हारी जगह होता तो उन लोगों को मार ही देता, नितेश ने गुस्से में कहा। मनन ने राहुल से पूछा, सर बाहर आपने उन लोगों को इस तरह से कैसे मारा और आप में इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई? राहुल मुस्कुराया और बोला, ये मेरे दादाजी की तकनीक है जो उन्होंने मुझे सिखाई है। वरुण ने कहा, सर क्या ये कलरी है जिसे आपने यूज करके बॉडीगार्ड्स को धूल चटाई थी? जी हाँ, ये कलरी ही है, राहुल ने कहा। तभी वरुण बीच में ही बोल पड़ता है, सर कलरी तो यहाँ नहीं सिखाई जाती है, फिर आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कैसे कर ली? हाँ सर, मैंने पहली बार किसी को इतनी अच्छी कलरी करते हुए देखा है, लड़की ने कहा। मेरे दादाजी तो लोगों को हवा में उछाल देते हैं, वो बहुत कमाल के मास्टर हैं, सोना बीच में खुश होकर बोलती है। राहुल सोना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैं बताने ही वाला था, ये कला सोना के दादाजी की ही है जो उन्होंने हमारे पूरे परिवार को सिखाई है। मेरा परिवार सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा है और मेरे दादाजी ने इसकी ट्रेनिंग के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। मेरे दादाजी के पिता ये आर्ट सीख कर आए थे और तब से वो यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं। लड़की उछल कर बोलती है, क्या आप हमें भी ये सिखा सकते हैं? मैं भी गुंडों को हवा में उड़ाना चाहती हूँ। सब लोग लड़की की बात सुनकर हंस पड़ते हैं। तभी राहुल उससे पूछता है, वैसे तुमने अपनी पहचान अभी तक नहीं बताई। तभी डोर पर नॉक होता है। नितेश जाकर डोर खोलता है तो सामने एक जवान मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहने उसके सामने खड़ा होता है। नितेश एक पल के लिए रुक जाता है और फिर पूछता है, आप किसे ढूंढ रहे हैं? वो जवान जब इतनी बड़ी हस्तियों को एक ही कमरे में देखता है तो वो हैरान हो जाता है। फिर अचानक से वो होश में आता है और पूछता है, आप लोगों में से मनन कौन है? मनन खड़ा होता है और डोर की तरफ बढ़ता है। जी सर बताइए, मेरा नाम मनन है। जवान उसे देखकर सैल्यूट करता है और तेज आवाज में कहता है, मैं यहाँ पर चीफ के इंस्ट्रक्शन पर आया हूँ। तुम मुझे सैल्यूट क्यों कर रहे हो? मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, मनन ने कहा। मनन का चेहरा बहुत सीरियस हो जाता है। कमरे में सभी मिलिट्री ऑफिसर को देखकर हैरान हो जाते हैं और जब वो मनन को सैल्यूट करता है तो सबके चेहरे का रंग बदल जाता है कि आखिर ये कौन है। लड़की जो कि मनन की दोस्त है वो खुश होकर कहती है, करण वर्मा को अब मजा आएगा, अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। मिली लड़की की तरफ देखती है और पूछती है, ये सब क्या मामला है? तब लड़की कहती है, मनन मिलिट्री फैमिली बैकग्राउंड से है, पर मनन को अपनी ये पहचान बताना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर पहले मारपीट शुरू हुई तो मैंने घबराहट में मनन के घर पर फोन कर दिया था। सब हैरानी से देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है। आप अकेले आए हैं? आपके साथ और कोई नहीं आया? मनन ने पूछा। चीफ और उनके 30 सोल्जर्स नीचे पार्किंग में आपका वेट कर रहे हैं। क्योंकि हम होटल की गुडविल का ख्याल रख रहे हैं इसीलिए सारे सोल्जर्स ऊपर नहीं आए हैं, उस जवान ने कहा। यह सब सुनकर राहुल अपनी कुर्सी से खड़ा होकर खिड़की की तरफ जाता है और नीचे देखता है कि 30 सोल्जर्स बंदूक लिए हुए खड़े हैं। क्या राहुल अब एक और कंट्रोवर्सी में फंस जाएगा? क्या करण वर्मा फिर से राहुल के साथ उलझेगा? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मनन, पार्किंग लॉट में बहुत सारे सोल्जर हैं, राहुल ने मनन से कहा, जो कि खिड़की पर खड़ा हुआ था। मैं ये सब संभाल लेता, पर फैमिली तो ऐसी होती है, खबर मिलते ही आ गए, मनन ने कहा। मनन हंसा और फिर उसने अपना सिर जवान की तरफ घुमाते हुए कहा, सर आप जब यहाँ पर आ रहे थे तब क्या आपने कुछ लड़कों को बुरी तरह से मार खाए हुए देखा? मिलिट्री के जवान ने सांस भरी और बोला, चीफ मैं जब अभी दरवाजे पर आया था तभी मैंने कुछ लोगों को देखा। उनमें से 2 लोगों की नाक टूटी हुई थी और चेहरा सूजा हुआ था और बाकी एक का ऐसा लग रहा था कि उसका पैर टूट गया है। उनको देखकर लग रहा था कि उनकी मसल्स और हड्डियां टूटी हुई हैं। मनन ने सीधे कहा, हाँ ये वही लोग हैं, पकड़ लो उन सबको। ये तो इनको पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, जवान ने कहा। हाँ सर, आप उन सबको लेकर जाइए, ये लोग बहुत ही बेकार हैं और इन लोगों को सबक सिखाने की काफी जरूरत भी है, नितेश ने कहा। नितेश के पास भी करण के बारे में बहुत ओपिनियंस थे। लोगों की टेंशन देखने के बाद मनन ने अपनी आंखें झपकाईं और कहा, मिस्टर राहुल आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? अगर आप अरेस्ट करने के लिए बोलोगे तो उन तीनों को अरेस्ट करा देंगे। राहुल ने इस बात पर अपनी आंखें घुमा ली। वो समझ गया था कि ये काफी समझदार है। अगर राहुल करण वर्मा को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर देगा
तो वो इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा। मैं देखता हूँ। राहुल इस बारे में सोच ही रहा था कि मनन एकदम से घूमा और सीरियस चेहरे के साथ बोला, कैच देम। ओके। मनन एक मिलिट्री सैल्यूट देता है और जवान होटल के बाहर भागता है। 11 बज चुके थे और फिर कुछ ही समय में सबने एक दूसरे को गुड बाय बोला। क्योंकि राहुल ने पी ली थी, इसीलिए मिली ने गाड़ी चलाई और राहुल पैसेंजर सीट पर बैठा। घर पहुंचने के बाद राहुल ने सोना को सुलाया और थक कर राहुल थोड़ी देर में फिर खुद भी सो गया। अगले दिन सुबह जब राहुल उठा तो उसका सिर बहुत तेज दुख रहा था। उसको लगा था कि उसने कल बहुत ही ज्यादा वाइन पी ली थी, नहीं तो उसका सर इतना तेज नहीं दुखता। दूसरी तरफ जब उसने मुड़कर देखा तो मिली सो रही थी। उसको सोता हुआ देखकर राहुल ने प्यार से मिली के माथे पर एक किस दी और फिर उसके बाद आराम से उठकर वो तैयार हुआ और छोटे गार्डन में जाकर मॉर्निंग एक्सरसाइज करने लग गया। सोना और उसके छोटे भाई बहन भी जग चुके थे। राहुल ने उन सबको कलरी की प्रैक्टिस करवाई। करीब 7 बजे अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद उसको काफी बेटर फील हुआ और तब तक गार्डन में और लोग भी आ गए थे। बुजुर्ग गार्डन में टहल रहे थे और जवान लड़के लड़कियां गार्डन में जंप और रन कर रहे थे। राहुल के बगल में खड़े होकर छोटे बच्चे अभी भी अपने हाथ और पैर धीरे धीरे से हिला रहे थे। राहुल ये सब देख रहा था और उन सब बच्चों को ये करता हुआ देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। ये दिन की बहुत ही सुंदर शुरुआत थी। राहुल ने जैसे अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस खत्म की और वो अपने होश में आया, वैसे ही दादाजी राहुल के पास आए। दादाजी, राहुल ने अपना सिर घुमाया और उन्हें ग्रीट किया। विशंबर सिंह ने भी अपना सिर हिलाया और बोला, तुम्हारे शो की शूटिंग तो अब खत्म हो चुकी है ना? राहुल ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, हम लोग बस कल ही टीवी चैनल और शो का टाइम डिसाइड कर रहे थे। अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई तो ऑडियंस हमारे शो से बहुत खुश होगी। अब जबकि तुम्हारी टीवी सीरीज बन चुकी है तो क्या तुम अपना किया हुआ वादा पूरा करोगे? दादाजी की आंखें चमक उठी थीं। वादा आपसे? राहुल एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया था। फिर उसे याद आया, उसने दादाजी से वादा किया था कि वो एक मूवी बनाएगा जो कि ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट करेगी। क्या हुआ, तुम भूल गए? अरे तुम तो 7 दिन में बनाने वाले थे। ये देखकर कि राहुल बहुत समय तक कुछ कह नहीं रहा था और बस एक टक दादाजी को देखे जा रहा था, उन्होंने राहुल से कहा, अरे नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भूला। राहुल ने कहा, तो फिर क्या कहना है, शुरू करें उसकी फिल्मिंग? दादाजी ने बेसब्री से बोला। राहुल ने फिर उनका जवाब दिया, दादाजी, फिल्म बस ऐसे ही नहीं बन जाती कि आपको बनानी है। अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। उस बुक को पहले रिव्यू कराना पड़ेगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसकी एक अलग से प्रिपरेशन करनी होगी। प्रॉप्स, लोकेशन, एक्टर्स, सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर एक प्रोसेस होता है। अगर आप मुझसे चाहेंगे कि मैं अभी ही फिल्म शुरू कर दूं तो ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? इस तरीके से बात की जाती है क्या अपने दादाजी से? कन्वर्सेशन बीच में सुनने की वजह से एकदम से राहुल के पापा मोहन सिंह भी राहुल को घेर लेते हैं। हाँ पापा सही कह रहे हैं। क्या तुमको लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता? तुम दादाजी का कहना टाल रहे हो, मोहन सिंह ने कहा। सुनील अंकल ने अपना कंधा हिलाया और बोला, क्या स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होते ग्रीन स्क्रीन की तरह? राहुल बोला, माय डियर अंकल, आप लोगों को एक रियल मूवी चाहिए जो कि रियल कलरी के बारे में रियल चीजें दिखाए। तो फिर क्यों आपको आर्टिफिशियल मूवी में स्पेशल इफेक्ट्स अप्लाई करके मूवी कंप्लीट करनी है? और जहां तक देखा जाए तो बुक में लोकेशन माउंट और नदी के पास थी। हमें वो लोकेशन ढूंढनी होगी और ऐसा कोई भी नहीं है जो कलरी और एक्टिंग साथ कर पाए। क्या तुम अभी भी इस मूवी को बनाने को अवॉइड कर रहे हो? राहुल की तरफ देखकर मोहन सिंह ने सीरियस आवाज में कहा, अरे ऐसा नहीं है। राहुल बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस था। वो पता नहीं क्यों अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। गार्डन में लोगों को देखते हुए ये समझ में आ रहा था कि सब बहुत ही ज्यादा पजल थे और राहुल उदास हो गया था। राहुल बहुत देर तक इस बात को समझाने के लिए स्ट्रगल करता रहा और फिर उसने आराम से दादाजी से बोला, कैसे समझाऊं दादाजी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस मूवी को बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। मैं बस फिलहाल बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप बस वेट करिए कि मैं फ्री हो जाऊं और जैसे ही मेरा शो चलने निकलेगा वैसे ही मैं इसकी फिल्मिंग के लिए काम करना शुरू कर दूंगा। इस पर आपका क्या कहना है? राहुल, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम एक बार पहले भी ऐसा कर चुके हो। राहुल की बातें सुनने के बाद दादाजी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। दादाजी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगा? राहुल ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। दादाजी ने कहा, इस मूवी को बनाने के लिए इसकी कला को दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है और हम इसके लिए एक्टर्स को ट्रेनिंग भी देंगे। राहुल ने कहा, अगर विशंबर सिंह कुछ अच्छे कलरी जानने वाले लोगों को बुला पाए जो इस बात की अच्छी समझ रखते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और फिर जहां तक साइट लोकेशन, सीनरी और प्रॉप्स की बात आती है तो वो सारी छोटी मोटी बातें हैं। दादाजी ने फिर डायरेक्ट फैसला लिया और बोला,
ठीक है, फिर ये डील तय हुई। अगर तुमने इस बार झूठ बोला तो तुमको फैमिली से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, पर उसकी नौबत ही नहीं आएगी, राहुल ने कहा। कमरे में वापस आकर नहाने के बाद राहुल का सिर अब दर्द नहीं कर रहा था। सोना को ब्रेकफास्ट कराने के लिए रेस्टोरेंट ले जाने के बाद राहुल और मिली सोना को मॉल लेकर गए। अंडरग्राउंड पार्किंग में जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे, वैसे ही राहुल को पलाश का कॉल आया। कॉल जैसे कनेक्ट हुआ, पलाश जोरों से हंस रहा था। उसने कहा, अरे राहुल, मुझे पता चला कि तुमने अशोक वर्मा के बेटे को कल मारा। तुमने बहुत ही अच्छा किया। राहुल स्पीचलेस था। अपनी आंखें गुस्से में घुमाने के बाद राहुल ने मना करते हुए बोला, पलाश भाई, मैंने उसको नहीं मारा है। मेरे ऊपर गलत बातें बोलना बंद करो। पलाश ने राहुल को चुप कराते हुए एक मुस्कान के साथ बोला, अरे कोई बात नहीं यार, ये बहुत ही अच्छी बात हुई है। मैंने ये सुना है कि आज सुबह जब अशोक वर्मा को ये बात पता चली तो वो काफी गुस्से में आ गया था और उसने अपने ऑफिस में सब कुछ तोड़फोड़ भी दिया है। इतने सालों बाद तुमको नहीं पता कि मैं आज कितना ज्यादा खुश हूँ। राहुल एक सेकंड के लिए चौंक गया। क्या अशोक वर्मा को इस बारे में सब पता चला? क्या करण छोटा बच्चा है? और तुमको पता चला करण की गिरफ्तारी के बारे में? पलाश ने जल्दी से रिप्लाई करते हुए बोला, क्या पता, वैसे तुम प्रिपेयर हो जाओ। इस बारे में पता लगा है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। राहुल ने फिर बोला, मैं क्यों चिंता करूं? मैंने तो पुलिस को उन लोगों को अरेस्ट करने भी नहीं दिया था। और वैसे भी अगर मैं उनको अरेस्ट करने भी देता तो क्या मैं उनसे डरता थोड़ी ना हूं। राहुल कल पूरे दिन सनग्लासेस और मास्क में था, पर ये सारी चीजें उसे बचा थोड़ी ना सकती हैं। वहां पर बहुत सारे लोग थे और जैसे ही अशोक वर्मा को पता चला तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें जो भी हुई हैं उसके पीछे राहुल ही है। कुछ समय में सबको पता चली जाना है, पर राहुल इस बात से बिल्कुल नहीं डर रहा था। पलाश ने कहा, हाँ बस तुम्हें पता होना जरूरी था। वैसे राहुल, तुमको मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। खुद ही इनवाइट कर रहे हो, ऐसे खुद को कौन इनवाइट करता है? राहुल पलाश की बात को बिना सर पैर के समझ रहा था। पलाश ने फिर कहा, वैसे तुमने रियल टाइम बॉक्स ऑफिस की लिस्ट पिछले 2 दिन से देखी नहीं होगी, है ना? तुम्हें पता है, फेरी शूज के रिलीज से लेकर आज तक पिछले कुछ दिनों में बॉक्स ऑफिस ने 100 मिलियन का फायदा किया है। फेरी शूज ने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया है। 4% ऑफ द बॉक्स ऑफिस का शेयर सिर्फ और सिर्फ इसी को जाता है। तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझे कितना शेयर दोगे? आज 30 तारीख हो गई थी और फेरी शूज को रिलीज हुए आज 4 दिन पूरे हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में फेरी शूज ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा धमाल मचाया और उसके साथ साथ दूसरी मूवीज भी उसको फॉलो कर रही थी। ऑरेंज मीडिया की एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री में धज्जियां उड़ गई थी। राहुल भाई, कुछ तो बोलो, पलाश ने कहा। राहुल स्पीचलेस हो गया था। पलाश राहुल की बात सुनकर चौंक गया था। अरे तुमको सारे पैसे मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि ऑरेंज लाइट मीडिया कितने में टिकट बेच रहे हैं। उनकी एक टिकट का प्राइस 80 रुपए है। क्या तुम सोच सकते हो? राहुल ने हेल्पलेसली रिप्लाई किया, हाँ तो आपका प्राइस काफी कम है। ठीक है, फिर मैं रखता हूँ कॉल। फोन कटते ही मिली राहुल से पूछती है, कौन था? जिस पर राहुल उसे बताता है कि पलाश का कॉल था और वो कल की बात को लेकर काफी खुश था। राहुल ने फिर चलते हुए बोला, वैसे दोपहर में आज हम बाहर ही खाएंगे। आज सोना को बाहर लेकर आए हैं तो थोड़ी सी मस्ती कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद घर चलेंगे। वैसे भी शाम को मुझे मुंबई टीवी स्टेशन जाना है, तो तुम लोग मेरा वेट मत करना और आराम करना। अपना सिर ऊपर उठाते हुए सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बोलती है, पापा आज रात आप घर पे नहीं आएंगे? आप सोना के साथ कितने टाइम से सोए नहीं हैं। जब से राहुल और मिली को मैरिज सर्टिफिकेट मिला है तब से वो लोग सोना के साथ सोना कम कर चुके हैं। मिली की बात की जाए तो मिली हमेशा सोना को दोपहर में एक नैप के लिए जरूर लेकर जाती है। सोना की बड़ी बड़ी आंखें देखने के बाद राहुल को काफी बुरा लगा। सोना का सिर छूते हुए राहुल ने कहा, सोना, मम्मी पापा दोनों आज तुम्हारे साथ सोएंगे, ठीक है? सोना ये सुनकर काफी खुश हो गई और उसकी आंखें चमक उठी और उसने पूछा, सच में? मिली ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ सच में जरूर। हम पापा के आने का वेट करेंगे, ठीक है? ये सुनकर सोना के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, ठीक है। क्या फेरी शूज बॉक्स ऑफिस पर यूं ही धमाल मचाती रहेगी? क्या राहुल अपने दादाजी को किया हुआ वादा निभा पाएगा? क्या कल की हुई बड़ी लड़ाई से राहुल की जिंदगी में कोई फर्क आने वाला है? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मनन, जो कि एक छोटा सा बैग लिए हुए था, उसने अपने फोन की ओर देखा और आगे बढ़ गया। उसके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स और उसके कंधे पर 2 बैग टंगे हुए थे। ओए, मैं पूछ रहा था कि क्या तुम्हें रास्ता मालूम है? मैं लगभग थक चुका हूँ, वरुण ने कहा। वो बहुत ज्यादा थक चुका था। वो पूरे रास्ते हाँफ रहा था। मनन ने बिना अपना सर पीछे घुमाए कहा, क्या तुम इतना ही चलकर थक गए हो? अरे यार बस चलते रहो। और कितनी दूर चलना है? वरुण को इतना गुस्सा आ गया
कि उसने अपने लगभग सारे सामान फेंक दिए। वरुण, तुमने जो कुछ भी अभी किया है, क्या तुम्हें उसके लिए थोड़ा भी पछतावा हो रहा है? मनन ने कहा। हम लगभग 2 बजे निकले थे और अब 3 से भी ज्यादा बज रहे हैं। हमें अभी तक घर नहीं मिला है, तो क्या ये कम है? वरुण ने कहा। देखना, अब मैं रास्ता बताऊंगा और सही जगह पर लेकर भी जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वरुण आगे चला गया। उस वक्त वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी जो कि उसी रास्ते पर चल रही थी। वरुण जल्दी से भागते हुए उसके पास गया और पूछा, सुनो ना। वो औरत वहीं रुक गई और वरुण की तरफ मुड़ते हुए बोली, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? जी बताइए, क्या बात है? अरे, आपको राहुल सर का घर पता है? वरुण ने कहा। वो औरत बोली, राहुल, वो सिंगर? पर आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या आप उनके फैन हैं? देखिए, राहुल ने पहले ही कहा है कि वो अपने किसी भी फैन को अपने घर आने की परमिशन नहीं देंगे, तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहीं से वापस लौट जाएं, आगे ना जाएं। ये सुनते ही मनन बीच में कूद पड़ा और कहने लगा, अरे बहन, क्या आप मेरे राहुल सर का घर जानती हैं? हम कोई बाहर वाले या कोई फैन नहीं है। हमने कल उनके साथ डिनर भी किया था। सर? वो औरत थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहने लगी, पर आप उन्हें सर क्यों बुला रहे हैं? क्या वो आपको गाना सिखाते हैं? मनन ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो तो कलरी सिखाएंगे। उस औरत ने मनन को घूरते हुए ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, चलो मेरे साथ आओ। आंगन में राहुल और घर के बाकी लोग सोना के साथ बैठकर खेल रहे थे। दादाजी कुर्सी पर बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। राहुल को देखकर दोनों लड़के एक्साइटेड हो गए और जोर से चिल्लाने लगे, सर, फाइनली मैं आपसे मिल ही गया। मनन और वरुण को देखकर राहुल हैरान हुआ। उन दोनों को वहां देखते हुए राहुल ने परेशान होते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ कैसे? और तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मालूम पड़ा? मैंने तुम दोनों को मना किया था ना मेरा पीछा करने से, फिर भी तुम दोनों। वो तो हमें यहाँ एक दीदी लेकर आई हैं। लड़की की तरफ इशारा करते हुए मनन ने कहा, देखा दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि सर बहुत अच्छे हैं, वो हमें घर से बाहर नहीं निकालेंगे। राहुल, कौन है ये लोग? आंटी स्वाति ने राहुल से पूछा। राहुल ने कहा, छोटी माँ, मैं इन दोनों को नहीं जानता, आप इन्हें घर से बाहर निकाल सकती हैं। वरुण ने जल्दी से अपने हाथ में लिए सारे गिफ्ट्स और अपने कंधे पर रखे हुए सारे बॉक्सेस को निकाल कर जमीन पर रख दिया और कहा, प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, देखिए हम आपके लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। राहुल ने सीधे कहा, इन सबको लेकर चले जाओ। देखो, मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो कलरी है ये मेरा खानदानी है और हम इसे किसी भी बाहर वालों को नहीं सिखा सकते हैं। अगर तुम इसे सच में सीखना चाहते हो तो तुम जाओ कहीं और जाकर इसे सीख लो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसे सिखाते हैं। सर, किसी का भी कलरी इतना बढ़िया नहीं है जितना कि आपका है, मनन ने कहा। जब वरुण ने ये देखा कि सारे गिफ्ट्स किसी काम के नहीं है तो फिर दूसरा तरीका अपनाते हुए उसने राहुल से कहा, सर, आप देख सकते हैं कि जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी बढ़ती जा रही है इसमें ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो कलरी आर्ट सीखना चाहते हैं। मनन और मैं इन लोगों में से एक हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका जो आर्ट है वो कहीं इस जमाने में गुम हो जाए? पर उनकी बातें सच्ची थीं। यही एक वजह थी कि राहुल अपने मार्शल आर्ट को प्रमोट करना चाहता था। राहुल ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, ये कभी गुम नहीं होगा। तुम दोनों यहाँ पर आए हो, क्या ये बात तुम्हारे घर वालों को पता है? तुम्हें यहाँ पर अपने घर वालों की परमिशन लेकर ही आना चाहिए था। इस बारे में तो उन दोनों ने कुछ सोचा ही नहीं था। राहुल, तुम इन्हें पापा के पास लेकर क्यों नहीं जाते? राहुल की माँ ने कहा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार पापा से इसके बारे में बात करनी चाहिए? मिली ने कहा। मुझसे क्या बात करनी है? ठीक इसी वक्त राहुल के पापा अपने हाथ में चाय का कप लिए हुए आंगन में आते हैं। नमस्ते जी। मनन और वरुण ने जब मोहन सिंह को देखा तो उन्होंने भी उन्हें नमस्ते कहा। सोचो, अगर तुम्हें राहुल पढ़ाता है तो उसके पास इतना दिमाग है, पर जो एक बूढ़ा सा आदमी यहाँ पर है जो राहुल के पापा हैं, वो कितने ज्यादा तेज होंगे। दोनों लड़के खुसफुसा रहे थे। अगर उनके पापा मान जाएंगे तो क्या फिर भी राहुल सर हमें घर से बाहर निकाल देंगे? वरुण ने कहा। राहुल के पापा ने हंसते हुए कहा, जीते रहो। क्या आप दोनों राहुल के दोस्त हैं? दरअसल बात यह है कि जब राहुल घर आया था तो वो अपने किसी भी दोस्त को अपने साथ लेकर नहीं आया था। मनन ने हंसते हुए कहा, जी सर जी, और हम दोनों सिर्फ दोस्ती नहीं है बल्कि हम तो बचपन से एक दूसरे के साथ एक ही स्कूल में पढ़े हैं। राहुल हैरान हो गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने पापा को सब कुछ समझाते हुए कहा, पापा, ये लोग दोस्त नहीं हैं। दरअसल बात यह है कि कल जब हम रेस्टोरेंट में। राहुल ने अपने पापा को सारी बात बता दी और फिर आखिर में कहा, आपने ही कहा था कि ये जो कलरी आर्ट है ये सिर्फ हमारे घर वालों को ही सिखाई जाएगी। जब राहुल ये सब कह रहा था तो उसके पापा के चेहरे पर दो अलग एक्सप्रेशन आए। वो इन दोनों को ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं घूरने लगे। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मिलिट्री कमांडर के बेटे हो ना? मोहन सिंह ने पूछा। राहुल ये अंदाजा लगा चुका था कि ये दोनों लोग किसी बड़े घराने से हैं और हो ना हो
ये चुरू की अपर क्लास फैमिली में से आते हैं। आप कैसे जानते हैं? वरुण और मनन हैरान रह गए। राहुल के पापा हंसने लगे और उन्होंने कहा, मुझे कैसे नहीं मालूम होगा? लगभग 10 सालों तक मैं आर्मी हेल्थ केयर डॉक्टर था, तो भला मुझे कैसे ना मालूम हो? मोहन सिंह ने कहा, मेरे पापा के हेल्थ केयर डॉक्टर आप ही हैं? मनन को अचानक से कुछ धुंधला सा याद आया और उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, अरे आप तो इंजेक्शन वाले अंकल हो ना? मुझे याद आया, आप वही हो जो हमें बचपन में इंजेक्शन से डराया करते थे। राहुल के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब सही समझे, मैं वही हूँ। देखो पहचान गए? तुम दोनों वही छोटे बच्चे हो ना जो हर वक्त साथ में खेला करते थे? इतनी जल्दी बड़े हो गए, पहचान में भी नहीं आ रहे हो। राहुल जहां तक अपने पापा को जानता था, उसे पूरा भरोसा था कि वो कलरी सिखाने से मना कर देंगे। लड़कों ने राहुल के पापा से पूछा, क्या आप हमें कलरी सिखाएंगे? हाँ क्यों नहीं, राहुल के पापा ने कहा। ये सुनकर तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। राहुल ने मन में कहा, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे पापा इतनी जल्दी मानने वालों में से तो नहीं है, इन्हें हो क्या गया है? लेकिन तुम राहुल से नहीं सीखोगे, तुम मुझसे या मेरे पिता से सीखोगे, मोहन सिंह ने कहा। राहुल के पापा ने आगे कहा, ये आर्ट बचपन से ही सीखा जाता है, जब आपकी हड्डियां काफी लचीली होती हैं, वरना बाद में सीखने का मतलब है कि ये बेकार है। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा मेहनत करे तो वो अच्छे से सीख सकता है। राहुल के दादा और पापा ने कलरी के साथ साथ और भी ट्रेडिशनल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी। उन्हें लगता है कि अब वक्त है इन आर्ट्स को आगे बढ़ाने का। अभी वर्तमान में भारत के जो स्पेशल मिलिट्री का ग्रुप है या फिर जो सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो है, वो इन्हीं ट्रेडिशनल आर्ट्स को सीखती हैं और इन्हीं से जीतती भी हैं। राहुल ने कहा, हाँ ये भी ठीक है, मनन और वरुण, जल्द ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। वैसे तुम किस्मत वाले हो जो मेरे पिता से सीखने वाले हो। क्योंकि अब राहुल फ्री था और सोना के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी। वो अपना ये टाइम किसी को कुछ भी सिखाने में नहीं देना चाहता था। मनन इतनी देर ट्रैवल करने के बाद थक चुका था, इसीलिए उसने अपने बैग से पानी की एक बोतल निकाली। सच में प्रैक्टिस की बात सुनकर वरुण भी खुश हो गया था। आखिर उसे यहाँ तक आने में 1 घंटा लगा था, उसका आना सफल हुआ। तो अभी मनन कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज गया। जब उसने अपना मोबाइल फोन निकाल कर देखा तो उसे कोई नाम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो नंबर काफी सारे अजीबोगरीब इमोजी से सेव किया गया था। मनन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने फोन उठाते हुए कहा, हेलो दादाजी। फोन से एक भारी आवाज आई, अच्छा तो ये आपको याद है कि मैं आपका ही दादा हूँ? तो मुझे बिना बताए यहाँ से छुपकर कहाँ चले गए और अपना फोन भी बंद कर दिया, और यहाँ तक कि वरुण को भी अपने साथ लेकर चले गए। तुम्हें पता है अभी तुम्हारी वजह से मेरे और वरुण के दादा के बीच में कितनी बहस हुई है? जितनी जल्दी हो सके उसे लेकर घर आओ। मनन ने सच बताते हुए कहा, अरे दादू, मैंने उसे किडनैप नहीं किया है, वो खुद मेरे साथ जाना चाहता था, और आपके और वरुण के दादू के तो रिश्ते काफी अच्छे हैं ना, तो इतनी सी बात पर वो आपसे बहस कैसे कर सकते हैं? मनन के दादाजी ने नाराज होते हुए कहा, बकवास मत करो, एक तो तुम बिना बताए बाहर चले गए, क्या ये कम परेशानी की बात है? क्या तुम करण वर्मा के साथ हाथापाई को भूल गए हो? लोग कब कहां बदला लें तुम्हें पता है? और कम से कम गए भी तो फोन नंबर बंद करने का क्या मतलब था? अरे दादू, मैं इतनी दूर हूं और आप मुझे अब वहीं से डांटते रहोगे? मनन ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, एक काम करो, तुम मुझे अपना पता दो, मैं तुम्हारे लिए अभी सिक्योरिटी को भेजता हूँ, वो तुम दोनों को वापस लेकर आ जाएंगे। मनन के दादाजी ने कहा। मनन जैसे ही कुछ कहने वाला था, इससे पहले राहुल के दादा ने कहा, बच्चे फोन इधर लाओ, मुझे तुम्हारे दादाजी से बात करने दो। मनन ने चुपचाप फोन को राहुल के दादा को थमा दिया। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? राहुल के दादा ने हंसते हुए कहा। मनन के दादाजी ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, अब तुम कौन हो? राहुल के दादा ने हंसते हुए कहा, अरे मिस्टर, मैंने तुम्हारे साथ कितनी बातें की हैं, हम लाइब्रेरी में साथ पढ़ा करते थे। अरे भाई विशंबर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे अब तक याद रखोगे, मनन के दादाजी ने कहा। राहुल के दादाजी ने हंसते हुए कहा, अरे मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ, आखिर हम दोनों ने कई साल एक दूसरे के साथ जो बिताए हैं। ये दोनों लोग एक दूसरे से कई सालों के बाद मिले थे, इसीलिए उनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। मनन और वरुण का ये जो घूमने का प्लान था वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था। राहुल ने उन दोनों के लिए घर पर ही रहने का इंतजाम करवा दिया था। उन दोनों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मोहन सिंह को मिली हुई थी, और उनसे बातचीत करने के बाद राहुल और मिली दोनों चुरू के न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के ऑफिस के लिए निकल गए थे। उन्हें जल्द से जल्द काम करके मुंबई निकलना था। आज रात को ही रिहर्सल है,
और राहुल ने अभी तक गाना तैयार नहीं किया है। आज रात को जिस गाने पर वो परफॉर्मेंस करने वाला था, उसे रिकॉर्ड करने के लिए वो ब्रांच ऑफिस गया हुआ था। न्यू आर्टिस्ट मीडिया कंपनी के पास रिकॉर्डिंग वाले सारे इक्विपमेंट्स मौजूद थे। उनके पास कई सारे रिहर्सल रूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियोज भी हैं। उसे ऑफिस पहुंचते पहुंचते लगभग 4:30 बज चुके थे। ऑफिस जाने के बाद राहुल ने सीधे ब्रांच मैनेजर को हाय कहा और रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के अंदर चला गया। जो प्रोफेशनल सिंगर होते हैं, उन्हें रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। गिटार, पियानो। राहुल हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को अपने साथ लेकर आया था। उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखकर वहां रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद लोग हैरान रह गए। ऐसा पहली बार था कि उन्हें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था। वो जिस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उसे पहले ही कुछ म्यूजिशियंस ने परफॉर्म कर दिया था। क्योंकि अभी बहुत सारा काम था, इसीलिए सब कुछ राहुल को अकेले करना पड़ा। राहुल इतना काबिल है कि वो अकेले इंडियन गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के कई सारे खिताब जीत सकता है। क्या राहुल को उसकी मेहनत का फल मिलेगा? क्या राहुल का ये नया गाना लोगों को पसंद आएगा? इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए सुपरस्टार पापा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दो दिन बहुत जल्दी ही निकल गए हैं। बीती रात राहुल और मिली चुरू वापस आ गए। राहुल रिकॉर्डिंग में काफी थक चुका था, पर फिर भी उसे आज रात परफॉर्मेंस के लिए जाना था। राखी का फेस्टिवल सबके लिए बहुत मजेदार होता है। इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि ये मॉनसून के मौसम में ही रहता है, जिसकी वजह से लोग बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं। पूरे शहर की गली गली में राखी की दुकानें लगी हुई होती हैं। रंग बिरंगी डेकोरेशन के रिबन भी लगे होते हैं। लगभग 15 दिन पहले से ही इस त्योहार का माहौल बन जाता है। लोगों में इस त्योहार का काफी क्रेज रहता है, खासकर फीमेल्स में। सभी फीमेल्स शॉपिंग में बिजी रहती हैं, चाहे वो शहर की छोटी सी गली की दुकानें हो या फिर शॉपिंग मॉल की शॉप्स हों। सभी जगह राखी की स्टॉल्स सजती हैं, जिनमें ढेर सारी स्टाइलिश और रंग बिरंगी राखियां मिलती हैं। आज के इस दौर में तो इतनी ज्यादा डिजाइनर राखियां मिलती हैं कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। बारिश के मौसम में अंधेरा थोड़ा जल्दी होता है, तो स्टॉल्स पर ढेरों रंग बिरंगी लाइट्स भी लगी होती हैं, जो स्टॉल्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करती हैं। शॉपिंग मार्केट में खाने पीने की गरम गरम चाट पकौड़ी भी लगी होती है। शहर के मार्केट के अलावा एक खास मेला भी होता है, जो इस शहर में बहुत फेमस है। ये मेला साल में 2 बार लगता है, एक बार बसंत पंचमी के त्योहार पर और दूसरा राखी के त्योहार पर। इस मेले की तैयारी लगभग 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। ये चुरू के फेमस मेलों में से एक है। लोगों में इसका इतना क्रेज है कि इसे देखने के लिए आसपास के शहरों के लोग भी आते हैं। हर साल मेले में बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, पर आज की शाम की खास बात यह है कि आज यहाँ पर राहुल की परफॉर्मेंस होने वाली है। राहुल को आज यहाँ परफॉर्मेंस के लिए जाना है, पर वो चाहता है कि वो सोना और मिली को भी वो मेला दिखाए। क्या मेले में बहुत भीड़ होने वाली है? सोना ने पूछा। अपनी बचपन की यादों के चलते राहुल ने सोना को वो मेला दिखाने की इच्छा जाहिर की थी, तो आज राहुल, मिली और सोना उस मेले में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज वहां पर ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि आज वीकडेज है और साथ ही थोड़ी बारिश भी हुई है। हम जल्दी चलेंगे तो भीड़ भी नहीं मिलेगी, पर यह है कि आज आपको बहुत मजा आने वाला है, राहुल ने कहा। राहुल और मिली जानते थे कि आज भीड़ होने वाली है, क्योंकि आज रात राहुल का परफॉर्मेंस है, पर वो सोना को घुमाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि भीड़ नहीं होगी। मेले में पहुंचते ही राहुल सोना को अपनी गोद में उठा लेता है और दाएं हाथ में मिली का हाथ पकड़ लेता है। मेले में इतने लोग हैं कि सब कुछ ठीक से दिख ही नहीं रहा था। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर इतनी भीड़ होगी। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो हम घर वापस चल सकते हैं, राहुल ने कहा। नहीं नहीं, ये तो बड़ी अच्छी जगह है, मैं घर पर बोर हो जाती हूँ, प्लीज हम रुकते हैं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोना ने कहा। राहुल से बात करने के बाद मनन और वरुण ने कलरी की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अभी उन्होंने सिर्फ बेसिक मूवमेंट शुरू किए थे। राहुल को समझ आ गया था कि इन दोनों जवान लड़कों में कुछ करने की आग है, जिसके लिए वो रोज राहुल के घर के सामने बने प्रैक्टिस ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए आने लगे थे और बहुत जल्दी बेसिक सीखने भी लगे थे। आज मनन और वरुण भी राहुल को मेले में मिलने वाले थे। राहुल ने मनन को कॉल करके पूछा कि वो कहाँ पर है। हम उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे, यहाँ तो बहुत भीड़ है, मिली ने कहा। आप ग्राउंड में देखिए, परफॉर्मेंस स्टेज बना हुआ है जो कि सेंटर में है, हम वहीं पर आपका वेट कर रहे हैं, आप हमें वहीं पर मिलिए, मनन ने कहा। ये मेला चुरू शहर के दशहरा मैदान में लगा हुआ है, जहां पर बड़ी जगह है। पूरे मेले में चारों तरफ सुंदर सुंदर डेकोरेशन हो रहा है। मेले के 4 गेट हैं जो लोगों के एंट्री और एग्जिट के लिए बनाए गए हैं, पर फिर भी इतनी भीड़ है कि सिस्टम से कोई काम नहीं कर सकता है। सेंटर में एक बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ है, जिस पर ग्रीन कलर का कारपेट बिछा है और चारों तरफ लाइट्स,
कलरफुल रिबन्स और बलून्स लगे हुए हैं। ये स्टेज लोकल आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है, जहां शाम होने के बाद कभी डांस, तो कभी कॉमेडी, तो कभी सिंगिंग, तो कभी कठपुतली डांस के आर्टिस्ट को परफॉर्म कराया जाता है। मैदान के एक तरफ खाने पीने के स्टॉल्स लगे हैं, जिन पर बहुत भीड़ है। खासकर चाय समोसे के स्टॉल पर बहुत ज्यादा भीड़ है। मेले के एक तरफ ढेर सारे झूले हैं, जिनमें गाने बज रहे हैं। सारे बच्चे उसी तरफ खेल रहे हैं और मेले के एक तरफ स्टॉल्स लगी हैं, जिनमें खासकर राखियों की सबसे ज्यादा स्टॉल्स हैं। फिर कपड़े और गिफ्ट की स्टॉल्स भी वहां पर लगी हुई हैं। सेंटर में स्टेज के सामने चेयर लगे हैं। बारिश का इंतजाम करने के लिए स्टॉल पर शेड्स भी लगे हैं। इन शेड्स को बांधने में ही करीब 4-5 दिन लगे हैं। स्टेज के सामने भी शेड लगता है, ताकि बारिश होने पर लोगों को भीगने से बचने के लिए जगह मिल सके। सोना मेला देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई। पापा, आज तो मुझे लगता है कि बहुत मजा आने वाला है। राहुल खुश होकर सोना को अपने कंधे पर बिठा लेता है और कहता है, अब आप इसमें से सिलेक्ट करो कि सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगे। क्या पहले शॉपिंग करोगी, अपने भाई बहनों के लिए राखी खरीदोगी, या फिर झूला झूलोगी? मुझे लगता है कि मैं और मम्मा तो गरम गरम समोसे खाना चाहेंगे। मम्मा, समोसे की खुशबू से आपके भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना? सोना ने पूछा। सोना की बातों से मिली को बहुत हंसी आ रही थी। पर मम्मा, आप समोसे कैसे खा सकते हो? आपने तो मास्क लगाया है। अगर आपने मास्क हटाया तो लोग आपको पहचान जाएंगे, सोना ने कहा। हाँ, पर यहाँ लोग इतने बिजी हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा। मैं कैप थोड़ी नीचे करके खा लूंगी, मिली ने कहा। राहुल मिली और सोना की बातें सुनकर हंस रहा था। आपको पता है बेटा, जब बचपन में मैं ऐसे मेलों में आता था तो सबसे ज्यादा मैं यहाँ की चॉकलेट्स खाता था, जो कि सिर्फ यहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए, राहुल ने कहा। राहुल सोना को खाने पीने के स्टॉल्स की तरफ लेकर चला गया, जहाँ पर उन्होंने अपनी पसंदीदा चीजें खाई। मिली को वहाँ का खाना बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच राहुल, मुझे यहाँ लाने के लिए। मैंने ऐसा अच्छा खाना कभी नहीं खाया है। ये सच में कमाल का मेला है, मिली ने कहा। अब आप लोग जल्दी से शॉपिंग कर लो, क्योंकि अब शाम होती जा रही है और भीड़ और भी बढ़ने वाली है। हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं। कभी कभी ऐसे मेलों में भगदड़ हो जाने से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और तुम्हें पता है, कभी कभी तो बच्चे अपने मम्मी पापा से भी बिछड़ जाते हैं, राहुल ने सोना से कहा। सोना इस तरह के मेले में पहली बार आ रही थी, इसीलिए राहुल उसे एक एक बात बता रहा था। सोना गुम होने की बात सुनकर घबरा गई और पूछने लगी, अगर मैं गुम हो गई तो क्या होगा? पापा, आप मुझे अपने कंधे से नीचे मत उतारना। बेटा, अगर आप हमसे कहीं गुम हो भी जाते हो ना, तो याद रखना, सामने स्टेज पर जाकर आप अपना और अपने मम्मी पापा का नाम बोल सकते हो। इस तरह से छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकते हैं। आप चिंता मत करो, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, राहुल ने कहा। पापा, यहाँ पर तो मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं दिख रही है। ये मेला कैसा है? सोना ने कहा। राहुल ने सोना को समझाते हुए कहा, बेटा, ये कोई बहुत बड़ी मेट्रो सिटी का इवेंट नहीं है जहाँ ढेर सारी सिक्योरिटी होगी। ये एक नॉर्मल मेला है, और वैसे भी यहाँ मैं हूं ना आपकी सिक्योरिटी के लिए, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या अब हम झूले पर जा सकते हैं? वहाँ सब बहुत मस्ती कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी वहां पर जाना है, सोना ने पूछा। सोना की बात मानकर राहुल और मिली उसे झूलों की तरफ लेकर जाने लगते हैं। झूलों के पास जाते ही गानों की आवाज बहुत तेज हो जाती है। बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। राहुल को डर है कि सोना झूलों में कहीं डर ना जाए, इसीलिए वो उसे छोटे नाव के झूले में बिठाने के लिए ले जाता है। एक एक झूले पर झूलने के बाद सोना की डिमांड बढ़ती जा रही थी। वो बेफिक्र होकर झूले पर बैठे जा रही थी। एक झूले पर वो मिली के साथ गई, जिसमें मिली की हालत खराब हो गई। मिली को बहुत ज्यादा चक्कर आए। झूलों से बाहर आकर मिली एकदम से परेशान हो गई। आगे से कभी भी मैं झूले पे नहीं बैठूंगी, और तुम दोनों बाप बेटी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी मत करना। अब चलो, हम आपकी कजन के लिए राखी खरीद लेते हैं। ये कहकर मिली सोना और राहुल को ले गई और ढेरों राखियां दिखाकर सोना को शॉपिंग कराई। सोना ने अपने भाई बहनों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी खरीदे। तुम लोग जल्दी करो, मेरी परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है। इवेंट मैनेजमेंट टीम से राहुल को कॉल आता है। सर, 8:30 बज चुके हैं, आपकी परफॉर्मेंस का टाइम हो चुका है। क्या आप पहुंच चुके हैं? प्लीज आप अपडेट दीजिए, डायरेक्टर सर आपके लिए पूछ रहे हैं। जी हाँ, मैं पहुंचने ही वाला हूँ, आप बस 15 मिनट दीजिए, राहुल ने कहा। पूरा मेला घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया था। अब राहुल की परफॉर्मेंस का टाइम आ रहा था। राहुल स्टेज पर जाने लगता है, जहां पर मनन और वरुण भी उसका वेट कर रहे हैं। स्टेज पर पूरा सेटअप हो चुका है। आज राहुल की परफॉर्मेंस के लिए सब में एक्साइटमेंट है। मेले में लगभग 15,000 लोगों से भी ज्यादा की भीड़ बढ़ गई थी। रात को मेले में शानदार लाइट्स जगमगा रही थी। पेड़ों पर भी लाइट्स लगाई गई थी। स्टेज के बैकड्रॉप पर एक एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, और अब समय था
आज शाम की परफॉर्मेंस का। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों के बीच अब चलने फिरने की भी जगह नहीं थी। राहुल के लिए स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम हुआ था। स्टेज के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हो गए थे ताकि भीड़ की तरफ से राहुल पर कोई भी हमला ना हो। आज की शाम लोगों के लिए यादगार होने वाली थी, क्योंकि आज तक यहाँ पर छोटे मोटे लोकल आर्टिस्ट ही परफॉर्म करते थे, पर आज यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार राहुल परफॉर्म करने वाला था। लोग राहुल की परफॉर्मेंस के लिए वेट करने लगे थे। आज यहाँ राहुल के बहुत सारे फैंस थे। कुछ फैन राहुल के नाम के पोस्टर लेकर खड़े थे और कुछ पोस्टर उठाए हवा में हिला रहे थे। मेले में आधे से ज्यादा लोग अभी भी शॉपिंग कर रहे थे। इस मेले में एक बुक स्टॉल पर राहुल की बुक्स भी थीं। इसीलिए आज राइटर राहुल के फैन भी बहुत सारे थे जो राहुल से मिलने का वेट कर रहे थे। आखिरकार उन्हें एक बेहतरीन किताब के राइटर से मिलने का मौका जो मिल रहा था। लोगों में खुशफुसाहट चल रही थी कि राहुल आज कोई नया गाना गाएगा या फिर आज वो कोई पुराना गाना ही सुनाएगा। राहुल की परफॉर्मेंस की वजह से लोग आज वीकडे पर भी आए थे, इसीलिए आज इतनी भीड़ थी जितनी वीकेंड पर भी नहीं होती है। तभी स्टेज पर होस्ट आता है और आवाज आती है, हेलो दोस्तों, आप लोगों का ये इंतजार खत्म हुआ। अब हमारे सामने पेश है हमारे चहेते मिस्टर राहुल। तेज तालियों के साथ राहुल का स्टेज पर वेलकम हुआ। होस्ट ने राहुल से पूछा, सर आज हम सब जानना चाहते हैं कि आप कौन सा गाना गाएंगे। क्या ये गाना पहले गाया हुआ है या फिर आप कोई नया गाना सुनाएंगे। देखिए, आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा जो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, राहुल ने कहा। राहुल स्टेज के सेंटर में आया और माइक्रोफोन को अपने कॉलर पर सेट किया। ढेरों लोगों ने मोबाइल फोन निकालकर राहुल को शूट करना शुरू किया। मीडिया ने भी कैमरा राहुल की तरफ घुमा दिए। म्यूजिक के साथ ढेर सारी रोशनी पूरे मेले में डांस करने लगी। स्टेज के पीछे बड़ी स्क्रीन पर राहुल दिख रहा था, जिससे लोगों को उसे देखने में काफी आसानी हो रही थी। मेले में जगह जगह पोल्स पर भी स्क्रीन लगाई गई थी ताकि पीछे तक लोग इस परफॉर्मेंस को देख सकें। राहुल ने गाने की तैयारी शुरू की, तभी अचानक से मैदान में कुछ लोग राहुल राहुल चिल्लाने लगे। ये राहुल के कुछ क्रेजी फैंस थे जो उसका गाना सुनने का वेट ही नहीं कर पा रहे थे। राहुल ने स्टेज के राइट साइड में रखे हुए साउंड सिस्टम को देखा। वहां पर एक ड्रम और पियानो रखा हुआ था। राहुल के पीछे की स्क्रीन पर कुछ पुराने वीडियोस की क्लिप चलने लगी। राहुल थोड़ा सा इमोशनल होकर ऑडियंस को देख रहा था, क्योंकि वो इसी शहर में पला बड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने